यस पीपल, डन विथ योर ब्रेक। आप लोगों का ब्रेक हो गया। ब्रेक के बाद आपका वापस से स्वागत है। तो ब्रेक के बाद आपका वापस से स्वागत है। अब अपन एक टॉपिक नया चालू करने वाले हैं, टीडीएस से कनेक्टेड टॉपिक है, दैट इज द टीसीएस। तो आप अपनी बुक में हेडिंग दे दो, आपकी नोटबुक है उस नोटबुक में हेडिंग दे दो, दैट इज द टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो यहां पे आप हेडिंग दोगे टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, और टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स ब्रैकेट में लिख लो टीसीएस। अब आप मुझे बोलोगे सर ये टीसीएस क्या होता है? सर टीसीएस क्या होता है? तो टीसीएस जब मैं आपसे पूछूंगा तो आप मुझे बोलोगे टीसीएस मतलब सर टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। हमने तो यही सुना हुआ है टीसीएस का मतलब टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। तो सर क्वेश्चन ये आता है टीसीएस का मतलब क्या टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है? आंसर इज नो। ऑब्वियसली टाटा कंसल्टेंसी सर्विस नहीं है, टीसीएस का मीनिंग कुछ अलग है। अब एक बात समझना टीसीएस क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं और एग्जांपल से समझने की कोशिश करना, ठीक है? ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। टीसीएस कहां लगता है, कैसे लगता है, अपन समझेंगे करके, ठीक है? तो देखो बेटा, एक एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल से अपन समझते हैं। जैसे हमारी एक वाइन शॉप है करके, ठीक है? अब मुझे एग्जांपल वाइन का ही देना पड़ेगा बिकॉज टीसीएस वाइन पे वगैरह लगता है। तो देखो, एक वाइन शॉप है जिसका नाम है बीबी वाइन्स। बीबी वाइन्स, ये वाइन की दुकान है, ठीक है? ये वाइन की दुकान है बीबी वाइन्स। और हम क्या करते हैं, हम ये वाइन्स खरीदने के लिए जाते हैं किसके पास में? मान लो हम अल्कोहलिक लीकर खरीदते हैं एक कंपनी से जिसका नाम है यूबी ग्रुप। यूबी ग्रुप जो विजय माल्या वाला है, वो विजय माल्या वाला यूबी ग्रुप था, वो पहले लाइक किंगफिशर मतलब बेचता है, अल्कोहलिक लीकर बेचता है यूबी ग्रुप। अब एक चीज को समझना, बीबी वाइन्स एक वाइन का दुकान है, हमारा ये दुकान है। हम गए यूबी ग्रुप के पास और यूबी ग्रुप को बोला कि हमको कुल मिला के इतनी अल्कोहलिक लीकर चाहिए। तो उनसे हमने बोला कि हमको इतना अल्कोहलिक लीकर चाहिए, तो उनसे हमने ये बोतल वोटल खरीदी करके, ठीक है? अब ये पूरा मतलब, अब सर आप बोतल वोटल बनाने जा रहे हो, भगवान जाने ये ऐसी ऐसी बोतल बना रहे हो सर, ऐसी बोतल थोड़ी होती है। कोई बात नहीं, एंटिक बोतल बनवाई थी हमने यूबी ग्रुप से। सर इससे अच्छा जो है नहीं बनाते बोतल तो भी चल जाता, हम समझ जाते करके, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, ऐसे कैसे बोतल तो बनाएंगे ना। हाँ, तो आपको पूरा समझ में आना चाहिए, ठीक है? तो हमने क्या किया, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन, इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो। हाँ, हमने क्या किया, यूबी ग्रुप के पास जाके और हमने ये अल्कोहलिक लीकर खरीदा, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन वाला। तो बीबी वाइन से वो गई यूबी ग्रुप के पास और यूबी ग्रुप से हमने ये अल्कोहलिक लीकर खरीदा और हमने यूबी ग्रुप को पेमेंट किया। कितना पता है? इस गुड्स का पेमेंट किया, दैट इज द पेमेंट किया, मान लो 1 लाख रुपए का पेमेंट है। तो यूबी ग्रुप क्या करेगा पता है? इस 1 लाख के साथ साथ में, 1 लाख तो गुड्स का लग रहा है, उसके साथ साथ में ये हमारा टीसीएस भी कलेक्ट करेगा 1,000 रुपया, दैट इज द 1%। तो यहां पे 1,01,000 है, ये यहां पे यूबी ग्रुप हमसे कलेक्ट करेगा। तो यूबी ग्रुप कितना कलेक्ट करेगा? 1,01,000 है, वो हमसे कलेक्ट करेगा। और ये 1,000 रुपया जो है ना, ये 1,000 रुपया वो गवर्नमेंट को भर देगा, दैट इज कॉल्ड टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। मतलब जो टैक्स है उस टैक्स को आप क्या कर रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। क्योंकि अल्टीमेटली एक बात बताओ, ये जो बीबी वाइन्स है, ये अल्कोहलिक लीकर जो है, ये अल्कोहलिक लीकर बेच के और पैसा कमाने वाला है। ये अल्कोहलिक लीकर बेच के, और यहां बीबी वाइन्स जो है ये अल्कोहलिक लीकर बेच के और पैसा कमाने वाला है। तो भैया जब ये अल्कोहलिक लीकर बेच के और ये पैसा कमाने वाला है तो उससे इनकम आने वाली है। तो यहां पे टैक्स कलेक्शन एट सोर्स मींस यहां यूबी ग्रुप क्या करेगा, जो सेलर है वो बायर से पैसा तो लेगा गुड्स का, और उसके साथ साथ में उसका टैक्स भी ले लेगा, उसके साथ साथ में उसका टैक्स भी लेगा और गवर्नमेंट को जमा करवाएगा। दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड टीसीएस, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। क्या बोलेंगे इसको? टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। तो देखो बेटा, मैंने क्या बोला, टीसीएस कंसेप्ट क्या होता है? टीडीएस में तो क्या होता है, जब आप पेमेंट करते हो उसमें से कुछ काट के गवर्नमेंट को जमा करवाते हो। और टीसीएस में क्या होता है पता है, जब आप किसी से कुछ पेमेंट रिसीव कर रहे हो उसके साथ में आगे वाले का टैक्स भी रिसीव कर लो, दैट इज कॉल्ड टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, या जिसको बोला जाता है टीसीएस। क्या बोला जाता है? टीसीएस। तो यहां पे जो ये यूबी ग्रुप है ना, ये बीबी वाइन से 1 लाख रुपया तो उसका जो पेमेंट है वो तो कवर करेगा ही, उसके साथ साथ में बेटा 1,000 रुपया टैक्स भी कलेक्ट कर लेगा,
दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड TCS. यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? अरे बोलो ना, आपको समझा कि नहीं समझा? समझा. चलो अब एक चीज समझना, TCS क्या सर हर सेल परचेज पे लगता है? नहीं, कुछ लिमिटेड गुड्स है, सिर्फ 5-7 आइटम ऐसी है जिस पे TCS लगता है. अब किस किस पे TCS लगता है, क्या क्या TCS लगता है, वो अपन सीखना चालू करेंगे. तो सबसे पहले आप लिखो जैसा मैं आपको बोलता हूं. लिखो लिखो जैसे मैं आपको बोलता हूं वैसे आप लिखो. लिखो सबसे पहले सेक्शन इसकी होती है 206C. 206C सबसेक्शन 1. 206C सबसेक्शन 1. और इसमें लिखो लिखो सेलर. सेलर जो सेलर रहता है, दैट इज सेलर शैल कलेक्ट TCS. सेलर शैल कलेक्ट टैक्स फ्रॉम बायर at the time of debiting the party, at the time of debiting the party or receipt of amount, or receipt of amount, or receipt of amount, whichever is earlier. Sellers shall collect the tax from buyer at the time of debiting the party or receipt of amount whichever is earlier. जो दोनों में से earlier वाला इवेंट रहेगा. Seller shall collect the, देखो उसमें क्या था TDS में, पेमेंट और क्रेडिट whichever, या डेबिट और रिसिप्ट whichever is earlier. अब एक बात समझना, TCS जो है वो हर जगह नहीं लगता, कहीं कहीं पे लगता है, कुछ कुछ गुड्स में लगता है. कहां कहां पे लगता है तो देखो बेटा, आप लिखो इसमें सबसे पहले नेचर ऑफ गुड्स. नेचर ऑफ गुड्स मीन्स कौन कौन से गुड्स पे लगता है, TCS का रेट क्या है, और बेटा कोविड की वजह से रेट में चेंज आया क्या? आंसर इज यस. तो आपका 14 मई 2020 से लेके और 31 मार्च 2021 तक रेट में क्या चेंज आया करके. ठीक है, तो देखो बेटा सबसे पहले नेचर ऑफ गुड्स में कौन कौन से गुड्स पे लगता है, तो मैं एक काम करता हूं, गुड्स पहले लिख लेता हूं लिस्ट, उसके बाद में अपन TCS का रेट देंगे. इस टॉपिक में आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जितना समझ में आता है आप लोग समझ लेना. ठीक है, इंटरमीडिएट के लिए इतना इस टॉपिक से पूछते नहीं है, बट जो आपके मॉड्यूल में दे रखा है तो ऑब्वियसली पढ़ाना तो पड़ेगा. तो देखो सबसे पहला गुड्स है दैट इज कॉल्ड एल्कोलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. लिखो आप लोग, लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन मीन्स बेवड़े लोगों के पीने का दारू. बेवड़े लोगों के पीने का दारू, दैट इज अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. दूसरा लिखो तेंदू लीव्स. तेंदू लीव्स का मतलब तेंदू पत्ता, जिससे बीड़ी बनती है. जिससे क्या बनती है? बीड़ी बनती है. तीसरा लिखो टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट. टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट. चौथा लिखो स्क्रैप. चौथा लिखो स्क्रैप. पांचवा लिखो मिनरल्स. मिनरल्स कौन सा? बीइंग कोल, लिग्नाइट एंड आयरन ओर. कोल, लिग्नाइट एंड आयरन ओर, ये 3 तरह के मिनरल्स, कोल, लिग्नाइट एंड आयरन ओर. और छठा लिखो मोटर व्हीकल. छठा लिखो मोटर व्हीकल्स. बट मोटर व्हीकल्स के लिए एक नोट है जो अपन नोट में लिखेंगे, नोट नंबर 1 में. तो देखो बेटा सबसे पहली चीज यहां पे TCS कौन कौन सी चीजों पे लगता है, ये वाले गुड्स पे लगता है. एक तो अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, एक तेंदू लीव्स मतलब तेंदू पत्ता, बीड़ी पत्ता,
टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, स्क्रैप है, मिनरल बीइंग कोल, लिग्नाइट, आयरन ओर एंड मोटर व्हीकल। यहां पे आपका टीसीएस लगता है। अब टीसीएस की रेट क्या है तो मैं बताऊं, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे टीसीएस की रेट 1% है, तेंदू लीव्स पे टीसीएस की रेट 5% है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट टिम्बर पे 2.5% है, स्क्रैप पे 1% है, मिनरल्स पे 1% है और मोटर व्हीकल पे 1% है। यहां पे ये टीसीएस की रेट है, लिखो 1%, 5%, 2.5%, 1%, 1% एंड 1%। अब एक चीज समझना, यहां कोविड की वजह से क्या चेंज हुआ तो मैं बताऊं, देखो अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन वाले में कोई भी चेंज नहीं है, कोविड की वजह से भी यहां 1% ही है, तो मैं लिख रहा हूं नो चेंज। बाकी इसमें चेंज हुआ, आंसर इज यस, 3.75% हो गया, ये 2.5 का 1.875% हुआ, ये तुम्हारा 0.75%, ये तुम्हारा 0.75%, ये तुम्हारा 0.75%। ये आपका टीसीएस का रेट है। तो कहां कहां टीसीएस लगता है, पहला अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तेंदू लीव्स, टिम्बर, अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, स्क्रैप, मिनरल बीइंग कोल, लिग्नाइट, आयरन ओर एंड मोटर व्हीकल। ठीक है, और परसेंटेज क्या है, देखो अल्कोहलिक लीकर फॉर 1%, तेंदू लीव्स पे 5%, टिम्बर अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट पे 2.5% और स्क्रैप पे आपका 1%, मिनरल्स बीइंग कोल, लिग्नाइट, आयरन ओर पे 1% और मोटर व्हीकल पे आपका 1%। लेकिन मोटर व्हीकल के लिए एक नोट लिखना है, तो नोट लिखो मोटर व्हीकल के लिए, नोट, और नोट में लिखो टीसीएस ऑन motor vehicle is collected, TCS on motor vehicle is collected only at the time of receipt of consideration, means consideration receive होता है उस टाइम TCS कलेक्ट करना है। TCS on motor vehicle is collected only at the time of receipt of consideration and only if consideration is more than rupees 10 lakh, more than rupees 10 lakh, मीन्स कंसिडरेशन 10 लाख से ज्यादा है तो ही टीसीएस आएगा मोटर व्हीकल पे। जैसे मैंने कार खरीदी, अब एक बात बताओ, मैंने जो कार खरीदी मान लो 7 लाख रुपए में कार खरीदी, तो क्या टीसीएस मेरा जाएगा, आंसर इज नो। लेकिन मैंने कार 15 लाख में खरीदी तो टीसीएस जाएगा, आंसर इज यस, 15 लाख का 1%। ठीक है, तो देखो नोट में क्या लिखा मैंने यहां पे लिखा नोट नंबर 1 में, TCS on motor vehicle is collected only at the time of the receipt of consideration। पहली चीज तो डेबिटिंग द पार्टी के टाइम पे नहीं कलेक्ट करना, रिसिप्ट जब पैसा मिलेगा तब, और कितना 1%, और ओनली इफ द कंसिडरेशन इज मोर देन 10 लाख। मतलब कुल मिला के मैं बताऊं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियां है, जैसे मान लो किया सेल्टोस है, आपने 12 लाख में खरीदी तो टीसीएस आएगा, आपने बेचारा मारुति वैगनआर खरीदी, ठीक है 5 लाख में, तो टीसीएस नहीं आएगा। अगर BMW की कार खरीदी 60 लाख में तो टीसीएस आएगा, आंसर इज यस, तो टीसीएस आएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। चलो अब एक और चीज समझना, यहां नोट नंबर 1 के बाद नोट नंबर 2 लिखो, नोट नंबर 2 लिखो TCS not applicable if buyer is government, TCS not applicable if buyer is government। अगर गवर्नमेंट बायर है तो गवर्नमेंट से भी क्या टैक्स कलेक्ट करेंगे, नहीं, बायर इज गवर्नमेंट, एम्बेसीज EMBASSIES एम्बेसीज, कॉमा कॉन्सुलेट्स किसको बोलते हैं, CONSULATES कॉन्सुलेट्स, कॉमा हाई कमीशंस HIGH, और फिर कमीशंस, हाई कमीशंस। अगर ये लोग बायर है तो TCS नहीं आएगा। मतलब ये लोग बेचारे गाड़ी खरीदते, जैसे मान लो मोदी जी के लिए गाड़ी खरीदी गवर्नमेंट ने, तो उसमें TCS नहीं आएगा, ठीक है। या फिर जो एम्बेसीज वाले रहते हैं, जैसे मान लो इंडिया में US एम्बेसी है, उन्होंने कोई गाड़ी वगैरह खरीदी तो इनका कोई TCS है, इनसे कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सबके लिए नोट है, हाँ, ये सबके लिए, मतलब ये लोग अगर ये सब चीजें खरीदते हैं तो TCS नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद लिखो पॉइंट, एक और पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर, नोट नंबर 3 करके, ठीक है। नोट नंबर 3 लिखो,
TCS also applicable TCS also applicable on lease and license. TCS also applicable on lease and license of toll plaza. TCS also applicable on lease and license of toll plaza, comma mines, comma query, QUARRY, और यहां पे लिखो इट डज नॉट इंक्लूड माइन ऑफ मिनरल ऑयल. लिखो TCS also applicable on lease and license of toll plaza, mines and quarry, and it does not include mine of mineral oils. अब एक बात समझना, आपका टोल प्लाजा, माइंस और क्वेरी का लीज एंड लाइसेंस होता है, उस पर भी TCS आएगा. अब यहाँ पे रेट क्या है करके, ठीक है, तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट लाइन में लिख रहा हूँ इसी पॉइंट में, ठीक है. TCS रेट इज 2%. 2% का रेट है इसमें. TCS रेट इज 2%. 2% का रेट है. और बेटा कोविड की वजह से यहाँ पे भी क्रैश है. आंसर इज यस. 1.5% हो जाएगा फ्रॉम 14 मई 2020 से लेके और टिल 31 मार्च 2021. TCS रेट इज 2%, बट 1.5% होगा कब? 14 मई 2020 से लेके और 31 मार्च 2021 तक. 14 मई 2020 से लेके और 31 मार्च 2021 तक रेट है वो 1. अब आप बोलोगे ये इस पे कैसे TCS, लीज एंड लाइसेंस, ये क्या होता है? एक एग्जांपल लेता हूं, आप इजीली समझ जाओगे, ठीक है. इधर देखो, सब लोग इधर देखो, मेरी तरफ देखो, सब लोग इधर देखो, मेरी तरफ देखो. अब एक बात समझना, सब लोग मेरी तरफ देखोगे, एक एग्जांपल लेता हूं, उस एग्जांपल से आप समझ जाओगे. इधर देखना, हम जैसे ये लीज एंड लाइसेंस क्या होता है, एक एग्जांपल लेता हूं मैं. एक मॉल है जिसका नाम है DLF मॉल. DLF मॉल आपने सुना हुआ है कि नहीं? यस, DLF मॉल दिल्ली में है. तो दिल्ली में एक मॉल है जिसका नाम है DLF मॉल. आपको पता है DLF मॉल के अंदर एक पार्किंग है, और ये जो पार्किंग है, ये पार्किंग को भाड़े पे दे दिया. किसको पता है? DLF मॉल ने एक पार्किंग को भाड़े पे दिया जिसका नाम है, मान लो पार्किंग वाला प्राइवेट लिमिटेड. एक कंपनी है जिसका नाम है पार्किंग वाला प्राइवेट लिमिटेड. अब DLF मॉल ने क्या किया कि ये पार्किंग वाला प्राइवेट लिमिटेड को मॉल की पार्किंग भाड़े पे दे दी. और भाड़ा कितना ले रहे हैं पता है? मान लो इसका जो रेंट है वो पर मंथ 5 लाख रुपया है. पर मंथ 5 लाख रुपए का रेंट है. तो किसने? DLF मॉल ने. भाड़े पे किसको दिया? पार्किंग वाला प्राइवेट लिमिटेड को. और पर मंथ का रेंट कितना है? 5 लाख. अब एक बात बताओ, ये पार्किंग वाला प्राइवेट लिमिटेड क्या करेगा? लोगों से कलेक्ट करेगा 10 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया. आप जैसे बाइक लेके जाओगे, कार लेके जाओगे, तो आप DLF की पार्किंग में डालोगे, तो पार्किंग वाला आपको पता है एक स्लिप देता है. तो ये पार्किंग वाला जो है, ये लोगों से कलेक्ट करेगा पैसा, और हर महीने 5-5 लाख रुपया वो किसको देगा? DLF मॉल को देगा. तो DLF मॉल क्या करेगा? इस 5 लाख के साथ में, इस 5 लाख जो ये रेंट ले रहा है, इसके साथ में इसका TCS भी कलेक्ट करेगा, पार्किंग वाला प्राइवेट लिमिटेड का. और TCS कितना कलेक्ट करेगा पता है? 2% की रेट से, और कोविड की वजह से 1.5% की रेट से. यहां 5 लाख पे 2% अगर आप निकालोगे तो 5 लाख पे 2% कम्स टू द आपका कितना? 10,000. तो यहां पे 10,000 आया. इट मींस 5,10,000 है. ये 5,10,000 TCS कलेक्ट करेगा. कौन? DLF मॉल दिल्ली वाला. तो ये क्या करेगा? TCS है वो TCS कलेक्ट करेगा. यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? अरे बोलो यस और नो. आपको समझा कि नहीं समझा? समझा. तो दैट इज कॉल्ड, यह मैंने लिखवाया, TCS ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन लीज एंड लाइसेंस ऑफ द टोल प्लाजा. या तो टोल प्लाजा किसी को भाड़े पे दिया जाता है, या फिर तुम्हारा माइंस है, वो क्वेरी है, वो भाड़े पे दिया जाती है, या पार्किंग लॉट. पार्किंग लॉट आपने नहीं लिखा क्या? तो आप लिखो टोल प्लाजा, माइंस एंड क्वेरी, एंड यहां पे लिखना एंड पार्किंग लॉट. एंड पार्किंग लॉट, पार्किंग लॉट. तो पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा एंड माइंस एंड क्वेरी. बट मिनरल ऑयल्स की माइल्स इसमें कवर नहीं होती.
तो देखो ये पार्किंग लॉट भाड़े पे दिया तो इसमें टीसीएस कलेक्ट करेगा डीएलएफ मॉल वाला, किससे? पार्किंग वाले से हर महीने 2% मतलब जितना पैसा आएगा उसका 2% यहां टीसीएस भी लगेगा। चलो उसके बाद नोट नंबर 4 लिखो। नोट नंबर 4 और नोट नंबर 4 में लिखो आप लोग, नोट नंबर 4 में लिखो टीसीएस इन केस ऑफ टीसीएस in case of goods, TCS in case of goods mention in point number जो अपन ने टेबल बनाई 1 to 5 not applicable if goods purchased for personal consumption, if goods purchased for personal consumption, तो आपने क्या लिखा? TCS in case of the goods mentioned in point number 1 to 5, goods mentioned in point number 1 to 5 रोमन में जो ऊपर अपन ने टेबल में लिखा है 1 to 5 not applicable if goods purchased for personal consumption। अगर आपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए ये गुड्स खरीदे 1 to 5 वाले, 1 to 5 मतलब यहां से लेके और यहां तक पर्सनल कंजम्पशन के लिए आपने खरीदे तो उस केस में टीसीएस नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? एक बात बताऊं मैं आपको, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो आप यहां से लेके यहां तक के जो गुड्स है वो अगर आप पर्सनल कंजम्पशन के लिए खरीदते हो तो टीसीएस नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो आप दारू खरीदने गए, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पहला वाला, तो अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन खरीदने गए, आपने 100 रुपए का दारू खरीदा, तो क्या आगे वाला आपसे टीसीएस भी कलेक्ट करेगा 1%? इज ही विल कलेक्ट द टीसीएस? आंसर इज नो, क्योंकि आपने अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जो खरीदा है वो पर्सनल पर्पस के लिए खरीदा है, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, अपने एग्जाम्पल में क्या था कि ये बीबी की वाइन्स जो है, बीबी वाइन्स है, ये यूबी ग्रुप से जो दारू खरीद रहा था वो किस लिए खरीद रहा था? आगे बेचने के लिए, तो टीसीएस आएगा। अगर मान लो, तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये 1 से लेके और 5 तक के जितने भी गुड्स है ये अगर आप पर्सनल कंजम्पशन के लिए खरीदते हो तो टीसीएस नहीं आएगा। जैसे मैंने बोला अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तेंदू लीव्स, बीड़ी पत्ता, मान लो आपने बीड़ी बनाने के लिए, ठीक है, बीड़ी बनाने के लिए पर्सनल कंजम्पशन के लिए खरीदा तो टीसीएस नहीं आएगा। लेकिन कोई बीड़ी बनाने वाली कंपनी है, उसने वो तेंदू लीव्स खरीदी तो उसमें टीसीएस आएगा कितना? 5% की रेट से। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? अरे बोलो समझा कि नहीं समझा? समझा। चलो अब एक और पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 6, नोट नंबर 6, नोट नंबर 5 सॉरी, नोट नंबर 5 लिखो TCS is not applicable, TCS is not applicable if buyer is resident, if buyer is resident, TCS is not applicable if buyer is resident, if buyer is resident and furnish a declaration, and furnish a declaration, and furnish a declaration, and furnish a declaration that goods, that such goods used in manufacturing, used in manufacturing of any product or power generation, तो इसका मतलब मैंने क्या लिखा? ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। मैंने बोला कि टीसीएस, एक बार वापस बोल रहा हूं जो मैंने लिखवाया, कि TCS is not applicable if buyer is a resident and furnish a declaration that such goods is used in manufacture of any product or in the power generation। मतलब क्या हुआ कि बेटा ये जो आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो और ये प्रोडक्ट जो आपने खरीदे, अगर मान लो ये पावर जनरेशन के में यूज हो रहा है, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, एक कंपनी है जिसने कोल खरीदा, ये जो मिनरल ऑयल में कोल खरीदा, कोल किस लिए खरीदा? मान लो पावर जनरेशन में यूज करने के लिए, तो उस केस में बेटा टीसीएस नहीं आएगा।
या फिर आपने जो ये चीजें खरीदी है ये किसी और प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में यूज होने वाली है, मतलब आप इसको रीसेल नहीं करने वाले, आप किसी और प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में यूज करने वाले हो। जैसे फॉर एन एग्जांपल, एक एग्जांपल लेता हूं, पुणे की एक इंस्टीट्यूशन है सीरम इंस्टीट्यूशन, जो कोविड की वैक्सीन बना रही है। फॉर एन एग्जांपल, एक एग्जांपल के लिए मान लो कोविड की वैक्सीन बनाने में एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन यूज हो रहा है, तो वहां पे यहां पे जो पुणे की जो सीरम इंस्टीट्यूट है उन्होंने जो अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन मान लो किसी से खरीदा, किसी ग्रुप से, तो वो जब खरीदा तो वो क्या बोलेंगे कि हम ये किसके लिए यूज कर रहे हैं, कोई ना कोई गुड्स बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में यूज होने वाला है, ये अल्कोहलिक लीकर करके दवाई बनाने में यूज होने वाला है, तो उस केस में इस पे टीसीएस नहीं आएगा। तो सिंपल चीज बोलूं, एक तो बेटा यहां 1 से लेके 5 तक के ये गुड्स है, आप अगर पर्सनल पर्पस के लिए खरीदोगे तो टीसीएस नहीं आएगा। पर्सनल पर्पस के लिए, एग्जांपल के लिए मैंने बोला, आप अगर दारू खरीदते हो करके, ठीक है, अल्कोहलिक लीकर, या फिर आप मान लो कुछ कोल खरीदते हो 2 किलो 3 किलो, तो उसमें नहीं आएगा। या कोई आप स्क्रैप खरीदते हो, या फिर आप कोई भी ये टिम्बर वगैरह तेंदू लीव्स खरीदते हो पर्सनल कंजम्पशन के लिए, तो टीसीएस। बट कार अगर पर्सनल पर्पस के लिए खरीदा तो टीसीएस आएगा। अगर मान लो आपने मस्त वाली एक गड्डी खरीदी करके, ठीक है, वो 4 चूड़ी वाली, कौन सी आती है 4 चूड़ी वाली, पंजाब में पता है 4 चूड़ी वाली गड्डी करके, ठीक है, तो वो गड्डी खरीदी 4 चूड़ी वाली, तो वो 4 चूड़ी वाली जो गड्डी खरीदी उस पे टीसीएस आएगा? आंसर इज यस। आप तो बोलोगे पर्सनल पर्पस आ रहे, चलेगा, ये पर्सनल पर्पस के लिए 1 से 5 तक आपने पर्सनल पर्पस के लिए खरीदा तो टीसीएस नहीं आएगा, ये पर्सनल पर्पस के लिए खरीदा तो टीसीएस आएगा। और दूसरा मैंने क्या बोला कि अगर मान लो ये वाले जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो ये अगर किसी और गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग में यूज होने वाले हैं या पावर जनरेशन में यूज होते हैं, तो उस केस में टीसीएस है, वो टीसीएस नहीं आएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। चलो अब एक और चीज समझना, नेक्स्ट पॉइंट, नोट नंबर 6 लिखो, नोट नंबर 6 लिखो, और नोट नंबर 6 में लिखो, नोट नंबर 6 लिखो, और नोट नंबर 6 में लिखो इफ कलेक्टी कौन होगा इसमें बेटा? बायर ना, कलेक्टिव मीन्स बायर, कलेक्टिव मीन्स आपके रेफरेंस के लिए लिख लो बायर, नॉट फर्निश पेन स्लैश आधार। अगर मान लो उसने आधार या पेन नंबर फर्निश ही नहीं किया, किसने? बायर ने। बायर अपना पेन नंबर आधार नंबर नहीं दे रहा है, नॉट फर्निश पेन और आधार, नॉट फर्निश पेन और आधार, देन TCS एप्लीकेबल एट द रेट, कौन सी रेट से टीसीएस लगेगा? आपको पता टीडीएस में तो क्या था कि अगर मान लो जो पेई है अपना पेन नंबर नहीं देता तो 20% और रेट विच एवर इज हायर, ऐसा था। अब इसमें कैसा है पता है? इसमें है कि भैया अगर आपने पेन नंबर नहीं दिया, किसने? जो बायर है, बायर अपना पेन नंबर नहीं दे रहा, तो सेलर है वो टीसीएस कलेक्ट करेगा। कौन सी रेट से करेगा पता? डबल द रेट, मतलब जो भी रेट है, डबल द रेट मीन्स रेट मल्टीप्लाई बाय 2, यहां लिख लेता हूं रेट मल्टीप्लाई बाय 2, डबल द रेट, या फिर 5% विच एवर इज हायर, डबल द रेट और 5% विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। तो क्या लिखा आपने? डबल द रेट और 5% विच एवर इज हायर, डबल द रेट और 5% विच एवर इज हायर। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ। मोटर व्हीकल पे टीसीएस का रेट क्या था? 1%। मोटर व्हीकल पे टीसीएस का रेट था 1%। मान लो मैंने BMW कार खरीदी, या आपने वो 4 चूड़ी वाली कार खरीदी, फॉर एन एग्जांपल। तो कार खरीदी और आपने अपना पेन नंबर दे दिया तो आपका 1% से टीसीएस कटेगा। बट अगर पेन नंबर नहीं दिया तो कौन सी रेट से टीसीएस कटेगा? डबल द रेट। तो रेट क्या है? 1% मल्टीप्लाई बाय 2, कितना आ जाएगा? 2%, और 5% हायर कितना होगा? 5%, तो 5% की रेट से टीसीएस आएगा। लेकिन अगर मान लो आपने खरीदी तेंदू लीव्स, तो तेंदू लीव्स पे टीसीएस की रेट ही 5% है। देखो तेंदू लीव्स पे आप टीसीएस का रेट देखो 5% है करके, ठीक है। तो टीसीएस का रेट ही 5% है, इसका मतलब क्या होगा? डबल द रेट में क्या हो जाएगा? 10%, और 5% हायर कितना होगा? 10%, तो 10% की रेट से टीसीएस है वो कलेक्ट होगा। तो तेंदू लीव्स के केस में 10% की रेट से टीसीएस कलेक्ट होगा, क्योंकि लिखा हुआ क्या है? डबल द रेट या फिर तुम्हारा 5% विच एवर इज हायर। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। चलो अब एक बात समझना, इस साल से टीसीएस में 2 सेक्शन और नहीं आई।
इस साल से टीसीएस में 2 सेक्शन और नहीं आई और अब अपन वो 2 सेक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये अमेंडमेंट है और टीसीएस में कुछ 2 नई सेक्शन और आई है, 206C 1G करके और एक 206C 1H करके। तो ये दोनों सेक्शन क्या है वो अपन पढ़ना चालू करेंगे, ठीक है। चलो अब एक काम करो, तो आप लोग हेडिंग दे दो इतना होने के बाद, फिर आप एक हेडिंग दो सेक्शन का, दैट इज द सेक्शन 206C 1G। पहले 206C का 1G सबसेक्शन। अब इसमें सेक्शन जितनी याद रहती है ठीक है, नहीं रहती है ठीक है, इसमें चल जाएगा। लिखो, हेडिंग दो, ये किस चीज का टीसीएस है, तो हेडिंग दो टीसीएस ऑन रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया, मतलब इंडिया के बाहर अगर आप कोई पैसा भेज रहे हो, टीसीएस ऑन रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया और सेल ऑफ टूर पैकेज, तो हेडिंग दो टीसीएस ऑन रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया और टूर पैकेज, और ब्रैकेट में लिखो इसको, ब्रैकेट में एक चीज लिखो, एडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2020 विथ इफेक्ट फ्रॉम, ये सेक्शन भी 1 अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल है। ये सेक्शन आपकी 1 अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल है, उससे पहले नहीं थी, 1 अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल है, ठीक है। चलो अब ये सेक्शन क्या बोलती है, सब लोग इधर ध्यान दे दो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, सब लोग इधर देखो, इधर देखो मेरी तरफ। ये सेक्शन ये बोलती है, पहले मैं आपको समझा देता हूं फिर मैं आपको लिखवा दूंगा। इधर देखो 206C 1G ये बोलती है टीसीएस ऑन रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया और सेल ऑफ टूर पैकेज। अब एक बात समझना, अगर कोई भी तुम्हारा ऑथोराइज्ड डीलर है जिसके थ्रू आप पैसा बाहर भेजते हो, ऑथोराइज्ड डीलर, नॉर्मली आप बैंक के थ्रू इंडिया के बाहर पैसा भेजते हो, तो अगर कोई भी ऑथोराइज्ड डीलर है और यहां पे मान लो कोई भी पर्सन है, एनी पर्सन है करके, ठीक है, वो क्या करता है, इस ऑथोराइज्ड डीलर के थ्रू इंडिया के बाहर पैसा भेजता है। इंडिया के बाहर क्या भेजता है, पैसा, मींस इंडिया के बाहर पैसा भेज रहा है अंडर द एलआरएस स्कीम। ये एलआरएस स्कीम क्या होती है, दैट इज कॉल्ड लिबरलाइज, आपका लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। एलआरएस स्कीम ये आरबीआई का एक स्कीम है कि हर साल आप इतना पैसा इंडिया के बाहर भेज सकते हो कुछ स्पेसिफिक काम के लिए, जैसे बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हो या बाहर कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है इंडिया के बाहर, तो कितना पैसा भेज सकते हो, वो एलआरएस स्कीम के हिसाब से आप पैसा बाहर भेजते हो। तो देखो क्या लिखा हुआ है, अगर कोई ऑथोराइज्ड डीलर है और ऑथोराइज्ड डीलर क्या करता है, किसी भी पर्सन से पैसा लेके इंडिया के बाहर भेज रहा है, और वो कितना पैसा इंडिया के बाहर भेजता है पता है, अगर मान लो कोई भी पर्सन है वो साल में 7 लाख रुपए से ज्यादा, मींस 7 लाख रुपए से ज्यादा अगर उसने इंडिया के बाहर भेजा, मींस यहां पे ऑथोराइज्ड डीलर ने क्या किया, इस एनी पर्सन से रिसीव किया 7 लाख से ज्यादा जो इंडिया के बाहर भेजने के लिए है। तो जो भी बेटा इन एक्सेस ऑफ 7 लाख होगा, मींस 7 लाख से जो भी ज्यादा वाला पैसा होगा, मतलब जितना 7 लाख से ज्यादा वाला है उस पे आपका टीसीएस आएगा 5% की रेट से। कौन सी रेट से टीसीएस आएगा, यहां 5% की रेट से टीसीएस आएगा इन एक्सेस ऑफ 7 लाख। तो मैंने क्या बोला कि अगर कोई ऑथोराइज्ड डीलर है, और वो ऑथोराइज्ड डीलर मतलब बैंक जो है या मनी चेंजर जो होते हैं करके, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, इंडिया के बाहर आपके लिए पैसा भेजते हैं, और ये ऑथोराइज्ड डीलर है, ये आरबीआई से ऑथोराइज होते हैं। और इंडिया के बाहर अगर ये लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में क्या करते हैं, इंडिया के बाहर पैसा भेजते हैं, तो जितना पैसा उसने कलेक्ट किया आपसे, जितना पैसा उसको मिला, अगर वो इन एक्सेस ऑफ 7 लाख है, तो उस 7 लाख से ज्यादा है, तो 7 लाख से ज्यादा वाले पे 5% की रेट से टीसीएस आएगा। जो 7 लाख से ज्यादा वाला है उस ज्यादा वाले पे आपका 5% की रेट से टीसीएस आएगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मैंने 10 लाख भेजे आईसीआईसीआई बैंक के थ्रू इंडिया के बाहर, फॉरेन में, यूएस में 10 लाख रुपए मैंने बाहर भेजे, तो टीसीएस किस पे आएगा, सिर्फ 3 लाख पे आएगा, क्योंकि 10 लाख में से इन एक्सेस ऑफ 7 लाख कितना है, तो 10 लाख माइनस आप 7 लाख करोगे, इट्स कम्स टू द 3 लाख, तो 3 लाख पे 5% की रेट से टीसीएस आएगा, सो इट्स कम्स टू द 15,000, तो वो मेरे से 15,000 रुपया और कलेक्ट करेगा। वो मेरे से 15,000 रुपया जो है, वो ऑथोराइज्ड डीलर मेरे से 15,000 रुपया और कलेक्ट करेगा। दैट इज द सेक्शन 206C 1G करके। और इसका दूसरा पार्ट ये बोलता है कि अगर कोई भी सेलर है, ठीक है,
वो सेलर क्या करता है, किसी बायर को कोई भी बायर हो सकता है, सेलर जो है वो किसी बायर को अगर ओटीटीपीपी बेचता है, ओटीपीपी मींस ओवरसीज टूर पैकेज प्रोग्राम, मैंने क्या बोला, ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज, यू कैन से दैट, या ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज, तो उससे भी वो 5% की रेट से टीसीएस कलेक्ट करेगा। ये दो चीजें ये सेक्शन बोलती है, ये तो पहली चीज और ये दूसरी चीज, मतलब दो चीजें ये सेक्शन बोल रही है। क्या ये चीज सेक्शन बोल रही है, समझने की कोशिश करना। पहला कि अगर कोई ऑथोराइज्ड डीलर है वो पैसा रिसीव करता है, और भैया वो पैसा जो रिसीव कर रहा है वो किस लिए, इंडिया के बाहर एलआरएस स्कीम में आप पैसा भेज रहे हो, 7 लाख से ज्यादा है, तो 7 लाख से ज्यादा वाले पे 5% की रेट से वो टैक्स कलेक्ट करेगा, टीसीएस कलेक्ट करेगा। लेकिन यहां पे एक और चीज समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है करके, ठीक है, यहां पे कि भैया अगर मान लो 7 लाख है ही नहीं, 7 लाख से कम है तो टीसीएस नहीं आएगा, 7 लाख हुआ तो भी टीसीएस नहीं आएगा, 7 लाख से ज्यादा हो गया मतलब 8 लाख हुआ तो 1 लाख पे 5% की रेट से टीसीएस आएगा। और दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि अगर मान लो कोई भी बायर है, वो बायर क्या करता है, मान लो किसी सेलर से क्या करता है, बायर ओटीपीपी खरीदता है, ओटीपीपी मींस ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज। ये ओटीपीपी क्या होता है आपको पता है, मेक माई ट्रिप वाले वगैरह हनीमून पैकेज बेचते हैं, जो आपके ओवरसीज फॉरेन घूमने के लिए जो पैकेज बेचते हैं ना। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे आपने क्या किया, आपकी शादी हुई और शादी के बाद आप हनीमून पे जाना चाहते हो, तो यहां पे जो सेलर है वो मेक माई ट्रिप करके है, तो मेक माई ट्रिप जो है उन्होंने क्या किया कि मान लो आपको 4 लाख में एक पैकेज दिया मॉरिशस घूमने का, तो 4 लाख रुपए में आपको एक पैकेज दिया, और पैकेज का मतलब क्या होता है, जिसमें फ्लाइट है, रहना खाना पीना सब आ जाता है, दैट इज कॉल्ड पैकेज। तो उस पैकेज का आपसे 4 लाख रुपया लिया, तो इस 4 लाख पे आपको 5% है वो टीसीएस भी कलेक्ट करेगा। वो क्या करेगा, टीसीएस है वो टीसीएस भी कलेक्ट करेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? अरे बोलो ना, आपको समझा कि नहीं समझा? यस सर हमको समझा करके, ठीक है, आपको समझा कि नहीं समझा? यस सर हमको समझा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। तो चलो, तो मैंने आपको क्या बोला कि यह सेक्शन दो चीजों की बात करता है। पहली चीज तो क्या कि भैया अगर मान लो कोई भी ऑथोराइज्ड डीलर है, वो क्या करता है, किसी पर्सन से पैसा लेता है और वो इंडिया के बाहर रेमिट कर रहा है, तो उसके लिए अगर 7 लाख से ज्यादा है तो 7 लाख के एक्सेस वाले पे 5% टीसीएस लो। या फिर कोई भी सेलर है जो ओटीपी बेचता है, मतलब हनी पैकेज बेचता है, घूमने के पैकेज, तो उसका जो पैसा आएगा उसमें 5% की रेट से टीसीएस। अब एक बात समझो, ये जो पहला वाला पार्ट मैंने बताया था एलआरएस स्कीम में आप जो कलेक्ट करते हो 7 लाख से ज्यादा, तो इन एक्सेस ऑफ 7 लाख पे आपका टीसीएस है 5%। अब एक चीज समझना, अगर वो पैसा एजुकेशनल लोन से लिया हुआ है, एजुकेशनल लोन से, मतलब ये जो एनी पर्सन है उसने एजुकेशन लोन लिया और वो लोन का पैसा इंडिया के बाहर भेज रहा है, एजुकेशनल लोन का पैसा है, तो उस केस में बेटा यहां पे 5% की जगह रेट जो है ना वो 5% नहीं लगेगी, 0.5% हो जाएगी। जो रेट है वो रेट 5% की जगह सिर्फ आधा टका रेट होगी अगर वो एजुकेशनल लोन वाला पैसा है जो इंडिया के बाहर भेज रहे हो। अगर वो एजुकेशनल लोन वाला पैसा है जिसको आप इंडिया के बाहर भेज रहे हो, एजुकेशनल लोन वाला पैसा है उसको अगर आप इंडिया के बाहर भेज रहे हो, तो यहां पे बेटा 5% की जगह सिर्फ 0.5% है, वही टीसीएस आएगा। एक एग्जांपल लेते, आ जाओ सब लोग अपनी बुक में करके, ठीक है, बुक में नहीं, आप एक काम करो सीधा अपने कॉम्पैक्ट में आ जाओ, बट आपके पास कॉम्पैक्ट नहीं है तो भी चलेगा, आप एक बार आ जाओ कॉम्पैक्ट में, और यहां पे मैंने जहां पे सेक्शन 2061G दे रखा है वहां पे आओ। आपको लिखने के लिए मैं टाइम दूंगा, पहले आप एक बार समझ लो फिर मैं आपको लिखवा दूंगा 206C1G सेक्शन। तो देखो क्या लिखा हुआ है, हम पढ़ रहे हैं यहां पे 206C1G, TCS on remittance outside India or sale of tour package added by Finance Act 2020 with effect from 1st October 2020। ये सेक्शन क्या बोलती है, in case of authorized dealer who receive an amount of more than 7 lakh in the previous year from the buyer who remitting such amount out of India under the liberalized remittance scheme of the RBI, then he is required to collect TCS at the rate 5% in excess of 7 lakh. If remitted amount is out of the educational loan taken from the financial institution, then TCS rate is 0.5% instead of the 5%. In case of sale of overseas tour program package, OTPP वाला है, seller receive any amount from buyer required to collect TCS at the rate 5%। यहाँ पे एक बात बताओ, OTPP में वो 7 लाख का लिमिट नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारा एलआरएस स्कीम में इंडिया के बाहर रेमिट करते हैं वहां 7 लाख का लिमिट है, यहां ओटीपीपी में तुम्हारा 7 लाख का लिमिट है, वो नहीं है। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब ओटीपीपी का मतलब होता क्या है, तो देखो
OTPP means any tour package which offer visit to country or countries or territories outside India. मतलब जो फॉरेन विजिट करवा रहे हैं और उसमें खर्चे में क्या क्या इंक्लूड होता है, इंक्लूड एक्सपेंसेस फॉर ट्रेवल, होटल स्टे, बोर्डिंग, लॉजिंग और एनी अदर एक्सपेंडिचर ऑफ सिमिलर नेचर इन रिलेशन देयर टू। मतलब बेटा उसमें आपका ट्रैवलिंग, बोर्डिंग वगैरह जितने भी खर्चे हैं वो सब इंक्लूड होते हैं, होटल का वगैरह, दैट इज कॉल्ड पैकेज। सिर्फ आपने फ्लाइट टिकट बुक कराया तो यहाँ TCS नहीं आएगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि द अबव सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल। ये सेक्शन एप्लीकेबल ही नहीं होगी कब, बायर, अगर मान लो खरीदने वाला कौन है, मींस OTPP वगैरह जो खरीदा वो कौन है, लाइबल टू डिडक्ट द TDS अंडर इनकम टैक्स एक्ट एंड डिडक्टेड द सेम। अगर मान लो जो बायर है उसने TDS काट लिया है, बायर ने पेमेंट करते टाइम अगर TDS काट लिया, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने सोचा कि हम कुछ स्टूडेंट को जिनकी रैंक आएगी उनको हम सिंगापुर घूमने भेजेंगे, तो मैंने उनके लिए पैकेज खरीदा, तो सिंगापुर घूमने भेजेंगे पैकेज खरीदा, तो वो तो कॉन्ट्रैक्ट है, लाइक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर बाय एनी मोड अदर देन रेलवे, तो वो तो कॉन्ट्रैक्ट है, तो मैंने 194C में TDS काट लिया, तो 194C में TDS काट लिया तो भी क्या OTPP पे यहां TCS आएगा? आंसर इज नो। अगर आपने TDS काट लिया तो TCS नहीं आएगा। दूसरा, अगर मान लो बायर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एम्बेसी, हाई कमीशन, लेगेशन, कमीशन, कॉन्सुलेट एंड ट्रेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉरेन स्टेट या लोकल अथॉरिटी है या कोई नोटिफाइड पर्सन है, तो उस केस में बेटा यहां पे TCS नहीं आएगा। एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट ने सब जितने भी MPs है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, उनको बोला घूमने भेज रहे हैं फॉरेन, और गवर्नमेंट ने ऐसा टूर पैकेज खरीदा, तो क्या TCS आएगा? आंसर इज नो। तो बेटा अगर बायर ये लोग है तो TCS नहीं आएगा। अब एक काम करते हैं, इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ एग्जाम्पल लेता हूं, तो एग्जांपल से आपको इजीली समझ में आएगा करके, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, अपन कुछ एग्जांपल लेते हैं, तो एग्जांपल यहां से चालू होते हैं। आ जाओ सब लोग एग्जांपल पे, पेज नंबर 203। एग्जांपल आपको लिखने की जरूरत नहीं, सीधा आप कॉम्पैक्ट से फॉलो करोगे एग्जांपल। जो जो नई सेक्शन आई है उसके लिए एग्जांपल ICAI के मॉड्यूल में तो एक भी नहीं है, मैंने एग्जांपल क्रिएट करके यहां पे दे रखे हैं, ठीक है। तो आप लोग एग्जांपल्स पे ध्यान दोगे। देखो क्या लिखा हो, पहला एग्जांपल, केस 1, on 10 December 2020, Mr. BB wants to transfer 10 lakh to USA through AB Limited and authorized dealer under LRS scheme of RBI। अगर मेरे को 10 लाख ट्रांसफर करना है LRS स्कीम में, ठीक है भैया, इंडिया के बाहर किसी डीलर के थ्रू 10 लाख, 7 लाख से ज्यादा है, आंसर इज यस। 3 लाख पे TCS आएगा 5% की रेट से, तो 5% का TCS 3 लाख पे 15,000 है, वो आएगा 10 दिसंबर 2020 को। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, अगर मान लो मिस्टर BB वॉन्ट्स टू ट्रांसफर ओनली 5 लाख इंस्टेड ऑफ 10 लाख, तो TCS नहीं आएगा, बिकॉज इट इज लेस देन 7 लाख, तो TCS नहीं आएगा। इन दिस TCS इज नॉट एप्लीकेबल एज इट अप्लाई ओनली इफ द अमाउंट इज मोर देन 7 लाख। Suppose in case 1, Mr. BB wants to transfer 10 lakh on 10 जुलाई 2020, तो आएगा क्या? अगर मान लो 10 जुलाई 2020 को मेरे को ट्रांसफर करना था, तो आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ये सेक्शन आई कब से है? 1 अक्टूबर 2020 से। तो 1 अक्टूबर 2020 से आई है, तो ऑब्वियसली पहले जो ट्रांसफर कर दिया उस पर नहीं आएगा। तो देखो, इन दिस केस TCS इज नॉट एप्लीकेबल एज द सेक्शन एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020। उसके बाद सपोज इन केस 1 मिस्टर BB नॉट सबमिटेड पैन और आधार, तो TCS 10% आएगा, बिकॉज 5% का मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब रेट मल्टीप्लाई बाय 2 इज 10% और 5% हायर कम्स टू 10%। इन दिस केस TCS एप्लीकेबल एट द रेट 10% ऑफ 3 लाख, दैट इज 30,000। Suppose in case 1 Mr. BB takes an educational loan from IDFC First Bank for his son higher education outside India, और 10 लाख रेमिटेड थ्रू द AB लिमिटेड। अब मान लो AB लिमिटेड के थ्रू मैंने एजुकेशनल लोन लिया था और वो पैसा इंडिया के बाहर मेरे बेटे के एजुकेशन के लिए भेजना है, तो 5% की जगह सिर्फ 0.5% होगा। इन दिस केस TCS एप्लीकेबल एट द रेट 0.5% ऑफ 3 लाख, दैट इज द 1500 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट, सपोज इन केस 1 BB रेमिटेड 5 लाख थ्रू AB लिमिटेड एंड 5 लाख थ्रू JJ लिमिटेड। मैं दो डीलर से 5-5 लाख भेज रहा हूं, मैं एक डीलर से 5 लाख, दूसरे डीलर से 5 लाख, तो क्या TCS आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि जो डीलर मेरे से कलेक्ट कर रहा है वो 7 लाख से ज्यादा कलेक्ट नहीं कर रहा। अगर एक डीलर 7 लाख से ज्यादा कलेक्ट करता तो TCS आता। तो देखो, इन दिस केस TCS इज नॉट एप्लीकेबल एज डीलर नॉट रिसीव अमाउंट ऑफ मोर देन 7 लाख रुपीज, वो 7 लाख से ज्यादा रिसीव नहीं कर रहा। एंड लास्ट एग्जाम्पल 2, मिस्टर देवम परचेज अ सिंगापुर टूर पैकेज फ्रॉम द थॉमस कुक फॉर 2.5 लाख। अगर देवम ने एक सिंगापुर का टूर पैकेज खरीदा है थॉमस कुक से, क्या TCS आएगा? आंसर इज यस। कितना? 5%। यहां पे वो 7 लाख का लिमिट नहीं है, वो LRS में 7 लाख का लिमिट था, तो यहां पे 5% है, वो 2.5 लाख पे आएगा करके, ठीक है। लेकिन सपोज
इन एग्जाम्पल 2 देवम डिडक्टेड टीडीएस अंडर सेक्शन 194C। 194C में अगर टीडीएस काट लिया है तो क्या टीसीएस आएगा? नहीं। इफ टीडीएस डिडक्टेड अंडर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स देन टीसीएस इज नॉट एप्लीकेबल। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। तो जो मैंने पढ़ाया वो अभी आप कॉपी करोगे अपनी बुक से, मैं यहां से ही आपको कॉपी करने के लिए बोल रहा हूं। तो आप एक काम करो, एज इट इज आप यहां से कॉपी करोगे। चलो एज इट इज आपको जो बोर्ड पे दिख रहा है वो कॉपी कर लो। मैं यहां पे इसको फुल स्क्रीन कर रहा हूं, आप इसको एज इट इज कॉपी कर लो। यस पीपल डन। आप लोगों का हो गया? नहीं हुआ हो तो बुक देख के लिख लो, आपके पास बुक रहेगी। जिन लोगों के पास बुक नहीं है, यूट्यूब देख रहे हैं, तो मैं बताऊं टीडीएस टॉपिक के पूरे नोट्स मैंने मेरी वेबसाइट पे डाले हैं। तो आप जाके देखोगे वेबसाइट पे भंवरपुराना.com पे, और वहां पे फ्री रिसोर्सेज आपको मिलेगा। फ्री रिसोर्सेज में अमेंडमेंट एप्लीकेबल फॉर मई नवंबर 2021 पे क्लिक करोगे तो आपको जितने भी नोट्स है वो सब मिल जाएंगे वहां पे, ठीक है। तो वहां पे आप देख सकते हो करके, ठीक है। चलो लास्ट सेक्शन, बस उसके बाद में ये टॉपिक कंप्लीट, अब सच्ची वाला कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद एक नोटिफिकेशन और है, वो नोटिफिकेशन आपको पढ़ना है तो पढ़ना, नहीं पढ़ोगे तो भी आपके लिए चल जाएगा। बट पहले मैं लास्ट सेक्शन बताता हूं, 206C1H करके। ये सेक्शन क्या बोलती है समझना। ये सेक्शन बोलती है टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स। अब आप बोलोगे गुड्स तो उधर कवर हुए थे, बट उधर कौन कौन से कवर हुए थे पता है? अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तेंदू लीव्स, उसमें क्या बोलते हैं लिग्नाइट कोल आयरन ओर, उसके बाद स्क्रैप करके, ठीक है, और तुम्हारे टिम्बर एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट, वो उधर कवर हुए थे। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इन केस ऑफ सेल ऑफ एनी गुड्स, इन केस ऑफ सेल ऑफ एनी गुड्स, कोई भी गुड्स है, ऑफ द वैल्यू और एग्रीगेट ऑफ सच वैल्यूज मोर देन 50 लाख इन द प्रीवियस ईयर, मतलब किसी भी पर्सन को आपने इस साल 50 लाख के ज्यादा का गुड्स सेल किया, कंडीशन क्या है? 50 लाख से ज्यादा का गुड्स होना चाहिए।
अदर देन द गुड्स बीइंग एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया, अगर इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट किया तो टीसीएस नहीं आएगा। और गुड्स कवर्ड इन सेक्शन 206C1, जो 1 में कवर हुआ वो, या 206C1F और 206C1G, अगर ऑलरेडी उसमें टीसीएस में पहले कवर हो चुका है तो इसमें नहीं आएगा। अब आप बोलोगे 206C1 कौन सा था? C1 तो वही वाले जो 5-6 चीजें थी, और ये 1F कौन सा है? मोटर व्हीकल वाला। तो आपने जो यहां पे ये लिखा हुआ है ना मोटर व्हीकल वगैरह, तो मोटर व्हीकल के पास में आपकी इसकी जो सेक्शन होती है दैट इज द 206C1F करके होती है, तो आप लिख सकते हो मोटर व्हीकल के पास में। तो मोटर व्हीकल के पास में लिखो 206C1F करके, मोटर व्हीकल के पास में लिखो 206C1F करके, और कितना? हां, अब एक काम करो, वापस उधर आओ, वापस उधर आओ। तो क्या लिखा हुआ है देखो, इफ एनी गुड्स बेचते हो, सिर्फ गुड्स है, यहां सर्विस कवर नहीं है, सिर्फ गुड्स, द वैल्यू और एग्रीगेट ऑफ वैल्यू मोर देन 50 लाख इन द प्रीवियस ईयर, अदर देन जिस पे ऑलरेडी टीसीएस कवर हो चुका है उनको छोड़ के, seller shall collect TCS from the buyer at the rate 0.1%, 0.1% TCS कलेक्ट करना है ऑफ द सेल कंसिडरेशन इन एक्सेस ऑफ 50 लाख, मीन 50 लाख से ज्यादा जो भी अमाउंट रिसीव होगा ना, वो रिसीव के टाइम पे आपको 0.1% TCS कलेक्ट करना है। लेकिन कोविड की वजह से यहां रेट क्रैश है। देखो लास्ट वाली सेक्शन में नहीं थी, जो मैंने आपको अभी 1G पढ़ाई 206C1G, उसमें 5% ही था, रेट क्रैश नहीं थी, बट यहां रेट क्रैश है, दैट इज 0.075% हो जाएगा 1 अक्टूबर से 31 मार्च। लॉ में 1 अक्टूबर नहीं लिखा, लॉ में तो 14 मई लिखा हुआ है, बट मैंने 1 अक्टूबर लिखा बिकॉज दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अक्टूबर ओनली ना। तो देखो क्या लिखा हुआ है। अब इसमें एक बात समझना, इस सेक्शन को मैं वापस पढ़ा रहा हूं, ढंग से ध्यान देना। मैंने क्या लिखा, सेक्शन 206C1H, अगर आप कोई भी गुड्स किसी को बेचते हो और पूरे साल का मिला के 50 लाख से ज्यादा बेचा, कितने से 50 लाख से ज्यादा का गुड्स है वो किसी पर्टिकुलर 1% को बेचा, तो जब भी आप उससे कंसिडरेशन कलेक्ट करोगे ना, उस पे 0.1% है वो टीसीएस भी आप कलेक्ट करोगे, और टीसीएस पूरे पे नहीं लगेगा, सिर्फ इन एक्सेस ऑफ 50 लाख पे लगेगा। जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल, आपने सेल किया 1 करोड़ का, बट इस साल में रिसीव हुआ सिर्फ 80 लाख, तो 80 लाख रिसीव हुआ तो 50 लाख पे नहीं लगेगा, 30 लाख पे लगेगा। कितना? 0.1% की रेट से। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। तो देखो क्या लिखा हुआ है यहां, सेलर कौन होना चाहिए पता है? या क्या हर सेलर टीसीएस कलेक्ट करेगा? आंसर इज नो। सेलर का मतलब क्या होता है? सेलर मींस a person whose turnover or gross receipt from the business carried on by him is more than 10 crore in last previous year। सेलर वो वाला जिसका लास्ट का जो ईयर है ना, उसमें 10 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर था, सिर्फ उन्हीं को इसमें टीसीएस कलेक्ट करना है। तो मैं बोलूं सेलर जो है जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, इस साल गुड सेल करता है किसी पर्सन को और 50 लाख से ज्यादा है, किसी को गुड सेल किया और वो 50 लाख से ज्यादा है, किससे ज्यादा है? 50 लाख से ज्यादा है, किससे ज्यादा है? 50 लाख से ज्यादा है। तो जो भी 50 लाख से ज्यादा है, तो उसका जो कंसिडरेशन रिसीव होगा इन एक्सेस ऑफ 50 लाख, उस पे 0.1% की रेट से क्या कलेक्ट करेंगे? टीसीएस है, वो टीसीएस कलेक्ट करेंगे। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। तो देखो क्या लिखा हुआ है यहां पे, सेलर मींस अ पर्सन जिसका लास्ट ईयर में टर्नओवर कितना है? 10 करोड़ से ज्यादा। बायर कौन होना चाहिए? बायर मींस पर्सन हु परचेज द गुड्स, लेकिन बट डज नॉट इंक्लूड, ये वाले बायर नहीं चलेंगे। मिस कौन कौन नहीं चलेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एम्बेसी, हाई कमीशन, लेगेशन कमीशन, कॉन्सुलेट, द ट्रेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉरेन स्टेट एंड लोकल अथॉरिटी, ये अगर बायर है तो बेटा टीसीएस नहीं आएगा। एंड दूसरा, अ पर्सन इंपोर्टिंग गुड्स इन इंडिया फ्रॉम और एनी अदर नोटिफाइड पर्सन, अगर कोई पर्सन इंपोर्ट कर रहा है बाहर से, तो क्या उसका भी टीसीएस कलेक्ट करेगा? वो फॉरेनर टीसीएस कलेक्ट करेगा? आंसर इज नो। उसके बाद सेक्शन पॉइंट नंबर 3 क्या बोलता है? सेक्शन 206C1H नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ सेल ऑफ सर्विस एज दिस सेक्शन मेंशन ओनली सेल ऑफ गुड्स एंड ए बायर नॉट सबमिट पेन। अब एक बात समझना, यहां बायर पेन सबमिट नहीं करता है, तो अपन ने वहां तो क्या पढ़ा था कि बायर अगर पेन सबमिट नहीं करता है तो उसका टीसीएस कौन सी रेट से कलेक्ट होगा? डबल द रेट और 5% विच एवर इज हायर। तो यहां अगर आप डबल द रेट करोगे तो आपका जो 0.1% है वो 0.1% का डबल कितना हो जाएगा? 0.2%। और 5%, तो यहां तो 5% टीसीएस आएगा, बट नहीं, इस सेक्शन में बोला बायर ने अगर पेन नंबर दे दिया तो 5% नहीं, सिर्फ 1% आप लोगे करके। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है यहां पे पॉइंट नंबर 4 में, if buyer not submit PAN or Aadhaar then TCS rate is 1% instead of 5% in this section. And last part, if buyer liable to deduct TDS under Income Tax Act and deducted the same then TCS is not applied. अगर buyer ने TDS काट लिया है, अगर काटना था और उसने TDS काट लिया है तो उस केस में TCS है वो एप्लीकेबल नहीं होता है करके। ठीक है, चलो एक काम करो, इसको एज इट इज जो दे रखा है आपके बोर्ड पे,
जो आपको बोर्ड पे एज इट इज दे रखा है इसको आप 5वें पॉइंट तक आप कॉपी करो, उसके बाद मैं इसका एक एग्जांपल आपको करवाता हूं, उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसको एज इट इज यहां से लेके और यहां तक कॉपी करो, आप यहां से लेके और यहां तक कॉपी करो, कॉपी करो इसको। यस पीपल डन। चलो अब एक बात समझना, इससे रिलेटेड एक एग्जांपल है, वो एग्जांपल मैं आपको करवा देता हूं। तो इससे रिलेटेड, ये आपने कॉपी किया, इससे रिलेटेड एक एग्जांपल है, वो एग्जांपल मैं करवा देता हूं। मैंने यहां पे एक एग्जांपल दिया है आपकी बुक में, आपकी बुक में यहां पे एक एग्जांपल दिया है। देखो क्या लिखा हुआ है इस एग्जांपल में। इस एग्जांपल में लिखा हुआ है कि भैया यहां पे एक एग्जांपल दे रखा है। इस एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है, देखो बेटा, चेक द टीसीएस इंप्लीकेशन इन द फॉलोइंग केसेस फॉर द प्रीवियस ईयर 2021। क्या इसमें टीसीएस आएगा या नहीं? तो पहले तो आपको ये देखना है, सेलर का लास्ट ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है तो ही टीसीएस आएगा। अब एक बात समझो, सेलर है मिस्टर बीबी और इसका टर्नओवर लास्ट ईयर का 10 करोड़ है। 10 करोड़ है तो टीसीएस आएगा ही नहीं, क्योंकि 10 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, तो आएगा ही नहीं इसमें। तो दूसरा देखो, सेलर कौन है? सेलर मिस्टर बीबी है जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर 12 करोड़ है, हाँ तो टीसीएस आ सकता है। इसने बायर कौन है? केके लिमिटेड, जिसने कितने का गुड्स खरीदा था पहले पता है? 30 सितंबर तक, तब ये सेक्शन नहीं थी। तो 30 सितंबर तक उसने खरीदा 40 लाख का, उसके बाद उसने खरीदा 12 लाख का और। तो एक बात बताओ, पूरे साल का 50 लाख से ज्यादा हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि 52 लाख का हुआ, तो टीसीएस आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि एक बात बताओ, चलो पहले वाला जो था, लेकिन अपन जब लिमिट देखेंगे 50 लाख की, वो तो पूरे साल की देखेंगे ना। तो पूरे साल में उसने गुड्स कितने का खरीदा? आपका 52 लाख का, तो टीसीएस आएगा। बट क्या पूरे अमाउंट पे आएगा? नहीं, सिर्फ 2 लाख पे आएगा, 50 लाख से ऊपर वाले पे आएगा। क्योंकि अब एक बात बताओ, दूसरा एग्जाम्पल अगले वाले में समझेगा। और तो देखो नेक्स्ट पार्ट, मिस्टर बीबी सेलर है, लास्ट ईयर का टर्नओवर 12 करोड़ था। अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने खरीदा, अगर गवर्नमेंट बायर है तो क्या टीसीएस आएगा? नहीं, गवर्नमेंट बायर है तो टीसीएस नहीं आएगा। क्योंकि आप अगर यहां पे देखोगे कि भैया बायर में कौन कौन नहीं होना चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एम्बेसी, हाई कमीशन, लेगेशन कमीशन, कॉन्सुलेट, ट्रेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉरेन स्टेट, एज वेल एज पर्सन इंपोर्टिंग गुड्स इन इंडिया, लोकल अथॉरिटी करके, ठीक है, ये है बायर, तो टीसीएस नहीं आएगा। तो यहां पे एक बात समझो, इस एग्जाम्पल में क्या दे रखा है? नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है? देखो एग्जाम्पल में तीसरा, डी लिमिटेड सेलर है, लास्ट ईयर का टर्नओवर 15 करोड़ था। बायर कौन है? जेठालाल। जेठालाल जो है वो क्या है? बायर है। अब एक बात बताओ, 30 सितंबर तक सेल हो गई थी 1 करोड़ 50 लाख की,
और समझो पैसा भी मिल गया 1,50,00,000 30 से, तो इस पे तो टीसीएस नहीं आएगा। टीसीएस जो है वो तो 1 अक्टूबर से आया, उसके बाद की सेल कितनी है 20 लाख। लेकिन एक बात बताओ 30 सितंबर तक की सेल पे टीसीएस नहीं आएगा, बट वो 50 लाख की लिमिट देखते टाइम तो पूरे साल की सेल लेंगे, क्योंकि वहां पे क्या लिखा है 50 लाख से ज्यादा का सेल पूरे साल में, तो साल की लिमिट देखने के लिए तो 50 लाख में तो लेंगे। तो यहां पे कितना हुआ तुम्हारा 1,70,00,000 हुआ, 50 लाख से ज्यादा है, तो क्या पूरे पे टीसीएस आएगा 50 के ऊपर जो 1,20,00,000 पे? नहीं, सिर्फ इस वाले 20 लाख पे आएगा। सिर्फ इस वाले 20 लाख पे जो आपने 1 अक्टूबर के बाद सेल किया था उसका जो पैसा है उस पे आएगा। एंड लास्ट पार्ट, अगर लोकल अथॉरिटी सेलर है तो चलेगा, लोकल अथॉरिटी बायर नहीं होनी चाहिए, सेलर है तो चलेगा। लोकल अथॉरिटी मिस्टर पोपट को सेल किया, ठीक है, लोकल अथॉरिटी का लास्ट ईयर का टर्नओवर 20 करोड़ था। अब एक बात बताओ, पहले सेल कितनी थी 10 लाख, तो 10 लाख पे तो नहीं आएगा। बाद की सेल कितनी है 1,50। अब एक बात बताओ 1,50 और 10 कितना हुआ 1,60 हुआ, 1,60 में से 50 पे तो नहीं आएगा, 1,10 पे आ जाएगा। तो 1,10 पे आपका टीसीएस है वो 0.075% या 1% की रेट से आ जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस, सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ टीसीएस टॉपिक। लेकिन अब एक चीज समझना, यहां टीसीएस टॉपिक में आपकी बुक में देखोगे तो यहां पे दो सर्क्यूलर है। वो सर्क्यूलर देखो इतने ज्यादा जरूरी नहीं है इंटरमीडिएट के लिए पढ़ना, बट तो भी जब दे रखा है तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। पहला सर्क्यूलर है दैट इज एक सर्क्यूलर नंबर 22 2016 का मोटर व्हीकल से रिलेटेड है। और मोटर व्हीकल के सर्कुलर में पहला पॉइंट ये बोला, क्योंकि मोटर व्हीकल के लिए कौन सी सेक्शन थी 206C 1F करके। अब एक बात समझना, पहला सर्कुलर ये बोलता है, पहला पॉइंट, कि इस टीसीएस इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ मोटर व्हीकल बाय मैन्युफैक्चरर टू डीलर। अगर एक बात बताओ, एक मैन्युफैक्चरर है उसने डीलर को बेचा तो टीसीएस लगेगा या नहीं? अगर एक बात बताओ, आपने मोटर व्हीकल खरीदा, आपने वो 4 चूड़ी वाली कार खरीदी तो टीसीएस आएगा 1%। लेकिन अगर मान लो मैन्युफैक्चरर ने डीलर को बेचा तब टीसीएस आएगा? नहीं, तो टीसीएस नहीं है। मतलब उसमें होलसेल में टीसीएस नहीं, उसमें रिटेल में टीसीएस है। बाकी सब गुड्स जो अपन ने पढ़े थे उसमें होलसेल में टीसीएस है। बाकी जो गुड्स मैंने आपको पढ़ाए थे दैट इज स्क्रैप और अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, वो पर्सनल पर्पस के लिए खरीदते हो तो टीसीएस नहीं है। बट मोटर व्हीकल में पर्सनल पर्पस के लिए मतलब रिटेल सेल होगा उसमें टीसीएस है, होलसेल सेल में टीसीएस नहीं है करके। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, नो टीसीएस अप्लाइज ओनली इन केस ऑफ द रिटेल सेल। उसके बाद वेदर टीसीएस एप्लीकेबल इन केस ऑफ मोटर व्हीकल, वन मोटर व्हीकल या फिर एग्रीगेट वैल्यू ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। मतलब 10 लाख से ज्यादा मोटर व्हीकल का अगर मान लो सेल प्राइस है तो टीसीएस आएगा। मतलब एक मोटर व्हीकल या पूरे साल में मिला के। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आज मैंने एक 5 लाख की कार खरीदी, 10 दिन बाद वापस उसी से 5 लाख की कार खरीदी, फिर वापस 5 लाख की कार खरीदी, तो 15 लाख है वो सेल वैल्यू है। क्या टीसीएस आएगा? आंसर इज नो। आंसर इज नो, टीसीएस नहीं आएगा। सिंगल सेल 10 लाख से ज्यादा है तो ही टीसीएस आएगा। सिंगल सेल 10 लाख से ज्यादा है तो टीसीएस आएगा। अब आगे क्या दे रखा है, TCS is applicable if sales consideration is more than 10 lakh if it is applicable to each sale and not aggregate value during the previous year. Next part, how would the provision of TCS on sale of motor vehicle be applicable in case where the part of payment is made in cash and part in check? अरे भैया कैश है या चेक है उससे क्या फर्क पड़ता है? 10 लाख से ज्यादा का अगर है तो भैया TCS आएगा, भले आप कैश में पेमेंट करो या चेक में। अब एक और क्वेश्चन ये आता है कि टीसीएस जो है उसमें क्या सेलर कौन होना चाहिए? तो सेलर कौन होना चाहिए? सेलर कलेक्ट करेगा बायर से, तो सेलर कौन होना चाहिए? सेलर कोई भी चलेगा, लेकिन इंडिविजुअल एचयूएफ अगर सेलर है मोटर व्हीकल वाले में, अगर इंडिविजुअल एचयूएफ सेलर है तो टीसीएस तभी कलेक्ट करना है जब वो सेलर का लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा था या लास्ट ईयर का ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा था। मतलब उस इंडिविजुअल एचयूएफ का लास्ट ईयर में ऑडिट होता था, तभी वो टीसीएस कलेक्ट करेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर टीसीएस है वो सिर्फ लग्जरी कार पे लगेगा क्या? मोटर व्हीकल के केस में टीसीएस लग्जरी कार पे लगेगा क्या? सिर्फ वो 4 चूड़ी वाली बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज क्या उन्हीं पे लगेगा? या कोई भी कार है, जैसे मान लो टाटा की कोई नेक्सा करके है वो आपने खरीदी, ठीक है, और मान लो मारुति की आपने खरीदी कुछ स्विफ्ट करके 10-12 लाख में, तो क्या उस पे भी आएगा? आंसर इस देखो 10 लाख से ऊपर वाली पे आएगा। अब भले वो भैया लग्जरी है या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैंने बोला उस पे आएगा भले वो लग्जरी है या नहीं है। तो नो एज पर सेक्शन 206C1F द सेलर शेल कलेक्ट टीसीएस एट द रेट 1% ऑन द परचेज ऑफ सेल ऑफ एनी मोटर व्हीकल द वैल्यू एक्सीडिंग 10 लाख। अब ये आपको कोई सर्कुलर लिखने की जरूरत नहीं है। अब एक और चीज समझना, एक और सर्कुलर है जो अभी आया है, दैट इज सर्कुलर नंबर 17/2020 29 सितंबर 2020 को आया है, दैट इज गाइडलाइंस फॉर सेक्शन 194O एंड 206C1H। 194O कौन सा पता है? वो इंटरनेट वाला हमने टीडीएस में पढ़ा था ना, कि टीडीएस में आप जो ई कॉमर्स अमेजोन है वो अमेजोन बीबी वर्चुअल का टीडीएस काटता था कितना, कौन सी रेट से, वो याद आया वो? हाँ वहां पे अपन ने कुछ पढ़ा था ऐसा,
1% वाला रेट याद आया, हाँ 0.75 कटेगा कोविड वाले केस में, तो वो वाला सेक्शन 194O और 2061H जो अभी पढ़ा गया 50 लाख से ज्यादा का सेल कंसिडरेशन रिसीव होता है उस पे टीसीएस आएगा। तो इससे रिलेटेड एक सर्कुलर है और वो सर्कुलर क्या है वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। अब मैं वापस बोल रहा हूं, ये जो सर्कुलर देखो इंटरमीडिएट वालों के लिए इट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दिस सर्कुलर एटलीस्ट करके। नॉर्मली सर्कुलर नोटिफिकेशन को इंटरमीडिएट लेवल पे नहीं क्वेश्चन में पुट करते हैं, बट अगर आ जाए तो ध्यान रखना, मैंने तो एग्जांपल के साथ बता रखा है। तो मैं एक काम करता हूं, इस सर्कुलर को पढ़ाना चालू करता हूं और जैसे ही ये सर्कुलर पूरा हो जाएगा आपका टीडीएस टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। मैंने पूरा टीडीएस करवाया, पूरे क्वेश्चंस वगैरह है वो सब मैंने आपको करवाए। तो ये सर्कुलर क्या बोलता है, ये सर्कुलर को अपन समझने की कोशिश करते हैं। पहली चीज CBDT सर्कुलर नंबर 17 2020 दैट इज ऑन 29 सितंबर 2020 को आया, दैट इज गाइडलाइंस फॉर द सेक्शन 194O एंड 2061H। इन दोनों सेक्शन से रिलेटेड है। 194O से रिलेटेड ये तुम्हारा ई कॉमर्स पार्ट, ओ मतलब इंटरनेट वाला, ठीक है, और 1H मतलब सेल ऑफ गुड्स 50 लाख से ज्यादा वाला, टीसीएस वाला। अब सबसे पहला जो डाउट लोगों का ये था कि सर एक बात बताओ, जो ये स्टॉक एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन होते हैं, तो स्टॉक एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन में भी क्या टीडीएस या टीसीएस आएगा क्या? बिकॉज स्टॉक एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन में एक बात बताओ, मैंने किसी को शेयर बेचे, अब एक बात बताओ, मैंने शेयर सेल किए मान लो 1 करोड़ के और आगे वाले ने खरीदे, अब खरीदे किसको मुझे पता ही नहीं है। एक बात बताओ, स्टॉक एक्सचेंज जो है, स्टॉक एक्सचेंज पे बायर और सेलर का पता ही नहीं चलता, मतलब सेलर को ये पता नहीं है बायर कौन है, या बायर को ये पता नहीं है कि ये शेयर सेल किसने किया, तो आप तो ऑर्डर प्लेस करो, स्टॉक एक्सचेंज है उसको क्लियर करके आपको शेयर्स दे देगा। तो क्वेश्चन ये आता है कि सर स्टॉक एक्सचेंज के जो ट्रांजैक्शन है उनमें फिर ये टीडीएस टीसीएस का इंप्लीकेशन कैसे आएगा? टीडीएस का कब आ सकता है? जब ऑनलाइन हो रहा है तो, और टीसीएस का कब आ सकता है करके, ठीक है, जहां टीसीएस में भैया ऑब्वियसली जब कोई सेलर है वो सेल कर रहा है 50 लाख से ज्यादा तो कंसिडरेशन रिसीव करेगा, उस पे उसको टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा, बट यहां तो एक दूसरे को जानते ही नहीं है। तो लॉ मेकर्स बोलते हैं अगर मान लो कोई भी रिकॉग्नाइजिंग क्लियरिंग कॉर्पोरेशन या रिकॉग्नाइजिंग स्टॉक एक्सचेंज है उसके थ्रू अगर तुम्हारे जो ट्रांजेक्शन होते हैं उस पर यह सेक्शन नहीं लगेगी। तो पहली चीज, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होता है सिक्योरिटी या कमोडिटी में और वो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से रिकॉग्नाइज क्लियरिंग सिस्टम के थ्रू होता है तो उस केस में ये सेक्शन नहीं लगेगी, उसमें 194O एज वेल एज 194O एंड 2061H है, उसका इंप्लीकेशन नहीं आएगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पार्ट, एप्लीकेबिलिटी ऑन द ट्रांजैक्शन कैरिड थ्रू द वेरियस एक्सचेंजेस। क्या क्लेरिफाई किया? It provides that the provision of section 194O or 2061H shall not apply in relation to पहला, transaction in the security or commodity which are traded through recognized stock exchange or cleared or settled by the recognized clearing corporation including recognized stock exchange and recognized clearing corporation located in the IFSC, जो IFSC में located है वो, as well as जो normal तुम्हारे recognized stock exchange BSE NSE वगैरह है तो उनके थ्रू सेटल्ड होता है, तो वहां पे ये सेक्शन नहीं लगेगी। और दूसरा, ट्रांजैक्शन इन इलेक्ट्रिसिटी और रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट और एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट ट्रेडेड थ्रू द पावर एक्सचेंजेस रजिस्टर्ड इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशन 21 ऑफ द CERC करके, ठीक है। अब एक बात समझना, इससे रिलेटेड आपको इलेक्ट्रिसिटी के भी एक्सचेंजेस होते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी और रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट और एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट अगर आप जो ट्रांजैक्शन करते हो दैट इज थ्रू पावर एक्सचेंजेस, जो पावर एक्सचेंजेस रजिस्टर्ड है उसके थ्रू, तो उसमें आपको ये सेक्शन का एप्लीकेशन नहीं आएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। तो आप ऐसे याद रखोगे कि सबसे पहला तो अगर पावर एक्सचेंजेस के थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट और सेविंग एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट ट्रेड होते हैं तो ये सेक्शन नहीं लगेगी। और दूसरा, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज जो है या फिर तुम्हारा रिकॉग्नाइज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है उसके थ्रू वो सेटल्ड होता है, तो उस केस में ये सेक्शन का इंप्लीकेशन नहीं आएगा। मैंने हर प्रोविजन के साथ एग्जाम्पल दिया है। तो पहला एग्जाम्पल देखो क्या लिखा हुआ है, मिस्टर बीबी परचेज 10,000 शेयर्स ऑफ द बजाज फाइनेंस लिमिटेड एट 3,800। जिस दिन मैं बुक बना रहा था उस दिन बजाज फाइनेंस की रेट 3,800 थी भैया, आज 5,000 क्रॉस करके गया है, ठीक है। और कोविड के टाइम पे 1,700 आई थी रेट, क्या बताऊं आपको, मेरा फेवरेट शेयर है। मिस्टर बीबी परचेज 10,000 शेयर्स ऑफ बजाज फाइनेंस लिमिटेड एट 3,800 through ICICI direct broker at BSE in this section. In this case, section 2061H or O is not applicable. Now next part, point number 2. Point number 2 ये बोलता है कि सर
It is provided that payment gateway will not be required to deduct tax under section 194O of the act on transaction if the tax has been deducted by e-commerce operator under section 194O of the act on the same transaction। अब इसका मतलब क्या होता है, एक एग्जांपल लेता हूं आपको, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, एक बात बताओ, 194O को याद करो। 194O क्या होता है कि अगर कोई भी ई कॉमर्स ऑपरेटर है, वो गुड्स को सेल करता है कस्टमर को, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को पेमेंट करता है, तो उस पर टीडीएस काटेगा कौन सी रेट से, 1% की रेट से, और 0.75% ड्यू टू द कोविड सिचुएशन। मुझे एक बात बताओ, एक एग्जांपल लेते हैं, आप एग्जांपल से इजीली समझ जाओगे। एक बात समझना, जैसे ही आप लोग अमेजोन पे जाते हो, अमेजोन पे मान लो आप कोई गुड्स खरीदने जा रहे हो, और अमेजोन के थ्रू हम बीबी वर्चुअल वाले गुड्स बेच रहे हैं, फॉर एन एग्जांपल गुड्स या सर्विसेज हम अमेजोन के थ्रू बेच रहे हैं। तो जैसे ही कस्टमर ने अमेजोन पे क्लिक किया, तो अमेजोन ने पहले ऑर्डर लिया, और ऑर्डर के लिए वो एक पेमेंट गेटवे यूज करते हैं। अगर आप देखोगे बहुत सारे फेमस पेमेंट गेटवे इंडिया में यूज होते हैं। वन इज द सीसी एवेन्यू, तो जैसे सीसी एवेन्यू है करके, ठीक है, एज वेल एज द रेजर पे भी है, और बहुत सारे बैंक्स के गेटवे भी है, पेटीएम भी है। अब एक बात समझना, होता क्या है कि जैसे ही कस्टमर ने ऑर्डर फिल किया, वो पेमेंट के लिए पेमेंट गेटवे पे जाते हैं। पेमेंट गेटवे है सीसी एवेन्यू का, तो वो सीसी एवेन्यू की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करता है। अब जैसे ही वो सीसी एवेन्यू की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट किया, पैसा किसको मिला, सीसी एवेन्यू ने सेल किया कस्टमर से सीसी एवेन्यू को, और अब वो सीसी एवेन्यू ने पैसा दिया किसको, अमेजोन को, और अमेजोन ने पैसा दिया बीबी वर्चुअल को। अब क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि अमेजोन जब बीबी वर्चुअल को देगा तो 1% टीडीएस काटेगा, क्योंकि अमेजोन की वेबसाइट के थ्रू सेल हुई है, बट यहां सीसी एवेन्यू ने भी तो सेल किया है, सीसी एवेन्यू का भी तो इन्वॉल्वमेंट है, और सीसी एवेन्यू इज ऑल्सो ऑनलाइन पोर्टल, ही इज ऑल्सो, सीसी एवेन्यू जो है, वो सीसी एवेन्यू वाले जो लोग हैं, वो भी तो तुम्हारे ई कॉमर्स ऑपरेटर है। तो क्वेश्चन यह आता है कि सीसी एवेन्यू जब पेमेंट करेगा अमेजोन को, तो क्या सीसी एवेन्यू अमेजोन का टीडीएस काटेगा? आंसर इज नो, वहां पे टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्लेरिफाई किया इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में कि जब अमेजोन बीबी वर्चुअल का टीडीएस काट रहा है अंडर सेक्शन 194O, तो यहां सीसी एवेन्यू को अमेजोन का टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। तो देखो क्या लिखा हुआ है, एग्जांपल, बीबी वर्चुअल sales compact book through Make My Delivery, an e-commerce operator, MMD using payment gateway of the CC Avenue. Now, in this case, MMD is required to deduct TDS of BB Virtual and CC Avenue not required to deduct TDS of MMD, provided CC Avenue takes the undertaking from MMD regarding the deduction of tax by MMD. अगर MMD ये डिक्लेरेशन देती है CC एवेन्यू कि जब भी हम BB वर्चुअल्स को पेमेंट करेगा MMD, वो TDS काट लेगा, तो यहां CC एवेन्यू को MMD का TDS काटने की जरूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पॉइंट नंबर 3, एप्लीकेबिलिटी ऑन द इंश्योरेंस एजेंट एंड इंश्योरेंस एग्रीगेटर। अब एक बात समझना, इसको मैं बहुत ही प्यारे एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। एक बात समझो, आपने पॉलिसी बाजार नाम सुना, policybazaar.com? यस, सुना policybazaar.com? policybazaar.com जो है वो आपको पॉलिसी भी दिलाता है, इंश्योरेंस पॉलिसी। अब एक चीज समझना, होता क्या, एक एग्जांपल लेता हूं, समझने की कोशिश करना। इधर देखना, मैं एक बंदा हूं, मुझे बीबी सर को लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए, तो मैंने गूगल पे सर्च मारा कि अपने को लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए, तो हमको गूगल कहां ले गया पता है? गूगल policybazaar.com पे लेके गया। तो हम policybazaar.com पे गए, policybazaar.com वालों ने मुझे 5 पॉलिसी बताई, उसमें से कि बेस्ट पॉलिसी जो है वो मान लो SBI लाइफ की है, फॉर एन एग्जांपल, पॉलिसी बाजार वालों ने बोला। और पॉलिसी बाजार वाले वहीं से सीधा मुझे पॉलिसी बेच दी। किसने बेची? policybazaar.com ने। और किसकी पॉलिसी बेची? SBI लाइफ की। अब एक बात बताओ, समझने की कोशिश करना। हां, तो policybazaar.com इज अ ई कॉमर्स ऑपरेटर, ई कॉमर्स ऑपरेटर है policybazaar.com, एंड ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट कौन हुआ? SBI लाइफ। अब policybazaar.com ने जो गुड्स या सर्विस बीबी सर को सेल किया है, उसका पेमेंट policybazaar.com किसको करेगा? किसको करेगा? SBI लाइफ को करेगा। बड़ा सिंपल है। तो देखो, वापस से बोल रहा हूं, मैं गया policybazaar.com पे और मैंने policybazaar.com से SBI लाइफ की पॉलिसी ली। किससे? policybazaar.com पे। तो पॉलिसी इज अ गुड्स और सर्विसेज। अब एक बात बताओ, policybazaar.com इज अ ई कॉमर्स ऑपरेटर। उसने क्या किया
ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट कौन है यहाँ? एसबीआई लाइफ। एसबीआई लाइफ वालों ने परमिशन दिया है पॉलिसी बेचने के लिए, तो एसबीआई लाइफ अपनी पॉलिसी policybazaar.com के थ्रू भी बेच रही है। अब एक बात बताओ, ये policybazaar.com ने एसबीआई लाइफ को पेमेंट किया तो उस पे टीडीएस कटेगा? आंसर इज यस। तो ऑनलाइन ऑपरेटर और ऑनलाइन जो क्या बोलते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर है, वो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट एसबीआई लाइफ को पेमेंट कर रहा है तो टीडीएस कटेगा। अब मैंने पॉलिसी ले ली एसबीआई की, एसबीआई लाइफ की। अब एक बात समझना, इस साल तो मैंने policybazaar.com के थ्रू गया था, बट अगले साल जब मैं वापस प्रीमियम पे करूंगा तो मैं थोड़ी policybazaar.com पे जाऊंगा। अगले साल तो मैं वापस प्रीमियम जो पे करूंगा वो सीधा एसबीआई लाइफ पेज पे जाऊंगा। एसबीआई लाइफ की वेबसाइट पे गया और वेबसाइट पे एंटर किया मेरा पॉलिसी नंबर और सीधा मैंने एसबीआई लाइफ को मेरा प्रीमियम पे कर दिया। अब मैंने जैसे ही एसबीआई लाइफ को प्रीमियम पे किया, एसबीआई लाइफ को प्रीमियम पे किया, बट उसका कमीशन जो है वो किसके पास जाने वाला है? policybazaar.com के पास, क्योंकि पहली बार पॉलिसी बेची किसने थी? उस एजेंट ने बेची थी, policybazaar.com ने। तो कमीशन है वो तो policybazaar.com को मिलेगा। तो अब एक बात बताओ, यहां पे जो प्रीमियम मैं पे कर रहा हूं किसको? एसबीआई लाइफ को। बट यहां पे भी जो ये गुड्स का सेल हुआ था, इसमें जो पार्टिसिपेंट था, मतलब पार्टिसिपेंट मतलब किसकी वजह से हुआ था, इसमें फैसिलिटेट किसने की थी ये सेल? दैट इज policybazaar.com। तो अब इस अमाउंट में यहां तो पैसा डायरेक्ट अगले साल जो प्रीमियम है वो सीधा एसबीआई लाइफ को मिला, तो यहां policybazaar.com कैसे टीडीएस काट ले एसबीआई लाइफ का? क्योंकि policybazaar.com के पास तो पैसा आया ही नहीं, और जब policybazaar.com है उसके पास तो पैसा आया ही नहीं, मैंने तो पैसा सीधा एसबीआई लाइफ को दिया नेक्स्ट ईयर, तो अब policybazaar.com कैसे टीडीएस काटे? नॉट पॉसिबल। तो यहां पे सीबीडीटी का सर्कुलर बोलता है टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है अगर मान लो पॉलिसी ऑनलाइन बिकी थी, किसी मान लो ई कॉमर्स ऑपरेटर ने बेची थी ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट के लिए, और अगली बार प्रीमियम है वो सीधा पार्टिसिपेंट को पे कर रहे हो, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर को सबसीक्वेंट ईयर में प्रीमियम पे टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। तो देखो क्या लिखा है, आ जाओ सब लोग। थर्ड पॉइंट, एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंश्योरेंस ऑन इंश्योरेंस एजेंट और इंश्योरेंस एग्रीगेटर। इट इज प्रोवाइडेड दैट इन ईयर सबसीक्वेंट टू द फर्स्ट ईयर को छोड़ के, क्योंकि पैसा मैं एसबीआई लाइफ को देने वाला हूं सीधा, इफ द इंश्योरेंस एजेंट और इंश्योरेंस एग्रीगेटर हैज नो इन्वॉल्वमेंट इन ट्रांजैक्शन बिटवीन इंश्योरेंस कंपनी एंड बायर of insurance policy, he would not be liable to deduct tax under section 194O of the act for those subsequent year. However, the insurance company shall be required to deduct tax on the commission payment, if any, made to the insurance agent or insurance aggregator for those subsequent years under the relevant provision of the act. Means अगले साल भैया जब भी वो प्रीमियम मैंने एसबीआई लाइफ को पे किया, बट एसबीआई लाइफ कमीशन देगी policybazaar.com को, तो उस कमीशन पे 194H में जो कमीशन पे टीडीएस करता है वो टीडीएस किसको? एसबीआई लाइफ वालों को काटना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट, एग्जांपल दिया है मैंने, देखो। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड सेल्स इंश्योरेंस पॉलिसी थ्रू policybazaar.com. Suppose in current year policybazaar.com collected insurance premium of 2 crore for first year of insurance. So in this case, Policybazaar required to deduct TDS of ICICI Lombard. Now, what happened in next year? In subsequent years, policy holder directly making payment to ICICI Lombard, then Policybazaar is not required to deduct TDS. However, ICICI Lombard required to deduct TDS under section 194D on the commission paid to Policybazaar.com. You got my point or not? Yes. Now, next part. सर ये थ्रेशोल्ड कैसे काउंट होगी दोनों सेक्शन में? जो थ्रेशोल्ड काउंट होगी 5 लाख की 194O में 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट का टीडीएस नहीं कटेगा। अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है, सेल जो है वो 5 लाख तक ही है और उसने अपना पैन नंबर आधार नंबर दिया है। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे, तो ये थ्रेशोल्ड पूरे साल की देखी जाएगी, बट 1 अक्टूबर से पहले जो सेल हुई है उस पे टीडीएस नहीं कटेगा, उसके बाद वाले पे टीडीएस कटेगा। तो देखो क्या लिखा हो, 3 मैंने पॉइंट करके बताया। पहला पॉइंट, since the threshold of 5 lakh for an individual HUF being e-commerce participant who has furnished the PAN and Aadhaar is with respect to previous year, calculation of amount of sale or service or both for triggering this particular section 194O of the act
shall be counted from 1st April 2020 only. Hence, if the gross amount of sale or service or both facilitated during the previous year 2021, including the period till 30th September, in relation to such an individual HUF exceed 5 lakh, the provision of section 194O shall apply on an any sum credited or paid on or after 1st October 2020. मैंने कल एग्जाम्पल करके लेके बताया था कि जैसे पहले 2 लाख हुआ था और बाद में 4 लाख हुआ, तो भैया 2 लाख और 4 लाख तो 6 लाख हुआ, तो 5 लाख क्रॉस हो गया, तो बाद वाले जो 4 लाख है उस पे टीडीएस आएगा, जो बाद वाले 4 लाख है उस पे टीडीएस आएगा. नाउ नेक्स्ट पार्ट, सेक्शन 206C1H, ये टीसीएस में आ गया अपन. टीसीएस में आपको पता है क्या लिखा, टीसीएस में लिमिट क्या होती है, 50 लाख से ज्यादा की सेल है तो उसका जो कलेक्शन होगा, कलेक्शन 50 लाख से ऊपर है तो उस पे टीसीएस आएगा. तो देखो क्या लिखा हुआ है, सिंस सेक्शन 206C1H ऑफ द एक्ट अप्लाई ऑन द रिसिप्ट ऑफ सेल कंसिडरेशन, the provision of this subsection shall not apply on the sale consideration received before 1st October 2020. मतलब 1st October 2020 से पहले जो मिला था वो तिल लेने गया, उसके बाद जो मिला, और अगर मान लो पूरा साल में 50 से ज्यादा मिला है तो बाद वाले पे टीसीएस है वो कलेक्ट करना है. Consequently, it would apply on all sale consideration including advance received for sale, including advance received for sale received on or after 1st October 2020, even if the sale was carried out before 1st October 2020. अगर सेल पहले हुई थी और पैसा अब मिला तो उस पे लगेगा ये सेक्शन, क्योंकि रिसिप्ट देखना है, रिसिप्ट अगर 1st October 2020 के बाद हुआ तो उस पे टीसीएस आएगा. मैंने एग्जांपल लिया, डोंट वरी. नेक्स्ट पार्ट, सिंस द थ्रेशोल्ड ऑफ 50 लाख रुपीज is with respect to previous year, calculation of receipt of sale consideration for triggered this particular section shall be computed from 1st April 2020. Hence, if the person being seller had already received 50 lakh rupees or more up to September from buyer, then TCS under section 206C1H shall apply on all receipt of sale consideration during the previous year on or after 1st October 2020 from such buyer. मैंने example लिए, don't worry. देखो क्या लिखा हुआ है. Example, पहला example, Mr. Hitesh is an individual, आधार है, सेल कस्टमाइज आइटम थ्रू Myntra. हितेश है वो Myntra के थ्रू बेच रहा है, ठीक है. मैं यहां पे पहले बात करूंगा 194O का एग्जांपल, ठीक है. तो देखो, मिस्टर हितेश एन इंडिविजुअल हैविंग आधार सेल कस्टमाइज आइटम्स थ्रू Myntra. हिज सेल फॉर द करंट ईयर थ्रू Myntra इज 790, पूरे साल का 790 है. बट आउट ऑफ दिस सेल मेड अप टू 30th September 2020 इज 4 लाख. बाद वाला कितना है, 390 है. एक बात बताओ मुझे, तो पहले तो ये देखो कि ये सेक्शन लगेगी या नहीं. पूरे साल की सेल अप टू 5 है तो नहीं लगेगी, बट 5 से ज्यादा है तो सेक्शन तो लगेगी. तो जो भी तुम्हारी सेल हुई 1st October 2020 है उसके बाद उस पे लगेगी. इसका मतलब मैं बोलूं 390 पे टीडीएस कटेगा. 390 पे टीडीएस है, वो 390 पे टीडीएस कटेगा. तो देखो क्या लिखा हुआ है, इन दिस केस सेक्शन 194O इज एप्लीकेबल सिंस सेल इन द प्रीवियस ईयर इज मोर देन 5 लाख. Myntra required to deduct TDS under section 194O on the 3,90,000. इस पे TDS कटेगा 0.75% की रेट से, 1% का 75%. नेक्स्ट पार्ट, एग्जाम्पल बी, हरी लिमिटेड made following sales to Jain Limited during previous year 2021. हरी लिमिटेड लास्ट ईयर टर्नओवर 25 करोड़ था. यहां एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं 206C1H का, हाँ TCS का. देखो क्या लिखा है, तो देखो इस साल में सेल कैसे हुई, सेल अप टू 30th September 45 लाख है. बट आउट ऑफ दिस 30 लाख रिसीव्ड बाय 28 September 2020 एंड 15 लाख रिसीव्ड ऑन 19 October 2020 एंड सेल फ्रॉम 1st October 2020 टिल 31st October 2020 इज 40 लाख. तो एक बात बताओ, पहले तो सेल कितनी है आपकी, 45 लाख और 40 लाख मिला के 95 लाख हुई. तो 95 लाख हुई तो टीसीएस तो आएगा, ठीक है. अब एक बात बताओ, जो रिसिट करोगे आप कंसिडरेशन 50 लाख से ऊपर वाला उस पे टीसीएस आएगा, तो और जो 1st October से पहले जो रिसीव हुआ उस पे नहीं आएगा. तो एक बात समझो, अब इसमें से आपका जो 45, आपको इस साल रिसिप्ट कितना हुआ पहले मुझे ये बताओ. तो आपको जो रिसीव हुआ वो 30 लाख तो पहले रिसीव्ड हुआ था, 15 लाख ये रिसीव्ड हुआ, और ये जो 40 लाख की सेल है इस उसमें से 35 लाख और रिसीव हुआ. तो मेरे को एक बात बताओ, पहले वाला 45 पूरा और 35 पूरा, तो 45 और 35 कितना होता है, 45 50, मतलब 80 लाख रिसीव हुआ. तो भैया 80 लाख जो रिसीव हुआ मतलब 50 से ज्यादा रिसीव हुआ, तो 50 से ज्यादा रिसीव हुआ तो 50 तक तो टीसीएस नहीं आएगा, बट 50 के ऊपर वाले पे आएगा. और 50 के ऊपर वाले पे वो भी वो वाला जो आपने 1st October 2020
20 के बाद रिसीव किया। तो एक बात बताओ, टीसीएस कितने पे आना चाहिए? 30 पे। और एक बात बताओ, 30 क्या 1 अक्टूबर के बाद मिला है? आंसर इज यस, क्योंकि 1 अक्टूबर के बाद देखोगे तो 1 अक्टूबर के बाद एक तो ये 35 मिला है और एक ये 15 मिला है, मतलब 50 लाख 1 अक्टूबर के बाद मिला है, पहले 30 मिला था, टोटल 80 हुआ, तो 50 से तो ज्यादा है। तो 1 अक्टूबर के बाद जो रिसीव हुआ और इन एक्सेस ऑफ 50 पे टीसीएस आता है, तो भैया 30 लाख पे यहां पे टीसीएस आ जाएगा करके, ठीक है, 30 लाख पे टीसीएस आ जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? अरे बोलो ना, समझा के नहीं समझा? समझा। चलो नाउ नेक्स्ट पार्ट, एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेल ऑफ मोटर व्हीकल। अब एक बात बताओ, एक डाउट ये आता है कि हमने मोटर व्हीकल में ये सीखा हुआ है टीसीएस में 2061F में कि 10 लाख से ज्यादा मोटर व्हीकल की वैल्यू है तो टीसीएस कलेक्ट करो बायर से। लेकिन एक बात बताओ, मैंने आपको 2061F मोटर व्हीकल में ये बताया सिर्फ रिटेल सेल में टीसीएस आया, होलसेल में नहीं आएगा। अगर होलसेल सेल होती है, होलसेल मतलब कंपनी ने, जैसे मैंने एग्जांपल देता हूं मैं एक, कि बीएमडब्ल्यू ने क्या किया, नवनीत मोटर को गाड़ियां बेची 5-10 करोड़ की, और नवनीत मोटर ने बीबी सर को बेचा। तो नवनीत मोटर ने बीबी सर को जब बेची गाड़ी बीएमडब्ल्यू 50 लाख की, तो उस पे कौन सी सेक्शन में टीसीएस आएगा? 2061F में। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर होलसेल में, होलसेल जो था उसमें 1F पे तो नहीं आता, लेकिन क्या 1H में पकड़ लोगे या नहीं? 1H लगेगा या नहीं? मींस 1H जो है कि 50 लाख से ज्यादा का सेल है और कंसिडरेशन रिसीव होता है 50 लाख से ऊपर वाले पे, आपको टीसीएस कलेक्ट करना है 0.1% की रेट से, तो क्या 1H आएगी या नहीं? आंसर इज यस, 1H आएगी। लेकिन अगर मान लो कस्टमर को बेच रहे हो, तो कस्टमर को बेचते टाइम, जब आप कस्टमर को बेच रहे हो तो कस्टमर को बेचते टाइम 1F आ रही है, तो जहां 1F आती है वहां 1H नहीं आएगी। लेकिन होलसेल में तो 1F नहीं आ रही थी ना, तो वहां 1H आ जाएगी। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। देखो क्या लिखा है, इट मे बी नोटेड दैट द स्कोप ऑफ सबसेक्शन 1H एंड 1F, ये जहां जहां आई है ये 1 है करके, ठीक है, एक्चुअली डिजाइनर को 1 बोलते हैं तो वो आई लगा लेता है, आर डिफरेंट। While subsection 1F is based on single sale of motor vehicle, subsection 1H is on receipt of above 50 lakh rupees during the previous year against the aggregate sale of goods. While subsection 1F is for sale of customer only and not to dealer, subsection 1H is for all sale above the threshold. Hence, in order to remove difficulty, it is clarify that. क्या clarify किया? देखो, receipt of sale consideration from dealer would be subject to TCS under subsection 1H में आएगा। डीलर को बेचा तो 1F में तो नहीं आएगा, 1H में आएगा। If such sale are not subject to TCS under section 1F, 1F में नहीं आता तो 1H में आएगा। Next part, in case of sale to customer, receipt of sale consideration for sale of motor vehicle of the value of 10 lakh rupees or less to the buyer would be subject to 1H। अब एक बात बताओ, क्या हुआ कि जैसे फॉर एन एग्जाम्पल एक कंपनी, एक हमारे यहाँ पे साई मोटर्स करके है जो मारुति की गाड़ियां बेचता है। अब साई मोटर मारुति की गाड़ियां बेचता है, साई मोटर से मैंने क्या किया कि मैंने साल में 10 बार गाड़ियां खरीदी 6-6 लाख की, तो 6 लाख की पहले खरीदी, फिर 6 लाख की खरीदी, फिर 6 लाख की खरीदी, तो 10 बार खरीदी, तो 1F में तो नहीं आएगा क्योंकि 10 लाख से ज्यादा का नहीं वैल्यू है। तो क्या 1H में आएगा क्योंकि मैं 60 लाख का पेमेंट कर रहा हूं? आएगा। आंसर इज यस, आएगा। तो जहां 1F नहीं आता वहां 1H आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बट अगर 1F आ गया तो 1H नहीं आएगा। 206C की बात कर रहा हूं। नेक्स्ट पार्ट देखो क्या लिखा है, इन केस ऑफ सेल टू कस्टमर, रिसिप्ट ऑफ सेल कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ मोटर व्हीकल ऑफ द वैल्यू ऑफ 10 लाख रुपीज और लेस टू अ बायर would be subject to TCS under section 206C 1H of the act if the receipt of sale consideration for such vehicle during the previous year exceed 50 lakh rupees during the previous year. Now next part, in case of sale to customer, receipt of sales consideration for sale of motor vehicle of the value exceeding 10 lakh rupees would not be subject to TCS under section 1H of the act if such sale are subject to 1F of the act. मैंने एग्जाम्पल लिया है, समझने की कोशिश करना, बड़ा प्यारा एग्जाम्पल है हर चीज का। मैं बता दूं ना, जितने अमेंडमेंट है सबका एग्जाम्पल लिया है मैंने, हर एग्जाम्पल आईसीआई ने नहीं दिया बट मैंने लिया है हर एग्जाम्पल। तो देखो, नवनीत मोटर्स मुंबई इज अ ऑथोराइज्ड डीलर ऑफ द BMW एज वेल एज द किया मोटर्स। नवनीत मोटर्स है जो 2 गाड़ियां बेचती है, BMW का भी डीलर है और किया मोटर्स का भी। टर्नओवर लास्ट ईयर का 25 करोड़ था। अब समझना,
एक केस लेंगे और उसके बाद में हम समझेंगे। केस नंबर 1, सबसे पहला, सेल ऑफ अ कार किया सेल्टोस टू मिस्टर रवि फॉर 9,60,000 इंक्लूडिंग जीएसटी। जीएसटी जोड़ के 9,60,000 की किया सेल्टोस बेची रवि को। क्या 1H में आएगा? 10 लाख से ज्यादा होता है तो आता है, नहीं आएगा 1H में, सॉरी 1F में नहीं आएगा, 10 लाख से ज्यादा नहीं। क्या 1H में आएगा? वहां पे भी नहीं आएगा क्योंकि 50 लाख से ज्यादा रिसिप्ट नहीं हुआ। तो मैं बता दूं दोनों सेक्शन में टीसीएस नहीं आएगा। 2060 1H भी नहीं लगेगा और 1F भी नहीं लगेगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट, सेल ऑफ 7 कार्स, 7 कार बेची किया सेल्टोस टू मिस्टर रवि फॉर 9,60,000 ईच इंक्लूडिंग जीएसटी and received 67,20,000 by dealer. In this case देखो 1F तो नहीं आएगा लेकिन 1H आ जाएगा। 2060 1F is not applicable but 2060 1H is applicable. Dealer will be collect TCS at the rate 0.1% or 0.075% of the amount in excess of 50 lakh, that is 70,20,000 पे TCS collect करेगा कौन? सेलर। Now next part, sale of BMW GT टू मिस्टर कवि। कवि को एक BMW GT बेची 92 लाख में इंक्लूडिंग जीएसटी। देखो टीसीएस में हमेशा इंक्लूडिंग जीएसटी लेने का, क्योंकि रिसिप्ट पे जितना पैसा मिलेगा उस पे टीसीएस लेना है। जो सेल कंसिडरेशन रिसिप्ट होता है और सेल कंसिडरेशन इज इंक्लूडिंग जीएसटी करके, ठीक है, तो रिसिप्ट इंक्लूडिंग जीएसटी आपको लेना है। तो देखो क्या लिखा, 92 लाख इंक्लूडिंग जीएसटी। In this case, TDS under section 206C 1F is applicable. Dealer will collect 1% of the 92 lakh करके, ठीक है, बिकॉज यहाँ 1F लगेगा, स्पेसिफिक है कि भैया 10 लाख से ज्यादा है तो 1% TCS है वो कलेक्ट कर दो। नेक्स्ट पार्ट, BMW इंडिया लिमिटेड सोल्ड 200 कार्स टू नवनीत मोटर्स। मतलब BMW ने नवनीत मोटर्स मींस डीलर को बेचा है, रिटेलर को नहीं। इन प्रीवियस ईयर 2021 टोटल कंसिडरेशन इज 150 करोड़। क्या टीसीएस आएगा? आंसर इज यस। कौन सा? 1H आएगा। कौन सा आएगा? 1H। यहां पे 1H आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट, नवनीत मोटर सोल्ड किया कार्निवल टू मिस्टर देवम एंड कंसिडरेशन इज एज फॉलोज। नवनीत मोटर ने किया कार्निवल्स बेचा है, किसको? देवम को। कितने में बेचा है? 23 लाख का किया कार्निवल से। लग्जरी टैक्स जो है वो तुम्हारा 460 है, उस पे जीएसटी 28% 644 है, टोटल 34,04,000 लिया। टीसीएस किस पे लगेगा? 34,04,000 पे लगेगा अंडर सेक्शन 206C 1F करके। अब एक बात बताऊं, मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं 1H सेक्शन ऐसी है और 1F ऐसी है जिसमें कंसिडरेशन रिसीव्ड होता है, उस टाइम टीसीएस आएगा और उस कंसिडरेशन वाले अमाउंट पे टीसीएस कैलकुलेट होगा करके, ठीक है, डन। चलो अब एक और चीज समझना, नेक्स्ट पार्ट वही कि एडजस्टमेंट फॉर सेल रिटर्न। अब आपने जो सेल किया था उसको रिटर्न कर दिया, तो सेल रिटर्न का वगैरह कुछ एडजस्टमेंट करना है टीसीएस में? आंसर इज नो। डिस्काउंट इनडायरेक्ट, भाई सीधी सी बात है, जो कंसिडरेशन आएगा उस कंसिडरेशन रिसिप्ट होगा उस पे टीसीएस लेना है। तो देखो क्या लिखा है, It is hereby clarified that no adjustment on account of sales return discount or GST is required to be made for collection of TCS, since the collection is made with reference to the receipt of the amount of sale consideration. जो sale consideration का amount receipt हो रहा है उस पे आपको जो भी 0.1% या 0.075% लेना है for the purpose of section 206C 1H. Next part, फ्यूल सप्लाइड टू नॉन रेजिडेंट एयरलाइंस। अगर मान लो नॉन रेजिडेंट एयरलाइंस मींस फॉरेन की बहुत सारी एयरलाइंस आती है यहाँ पे, आपको पता रहेगा जैसे मुंबई एयरपोर्ट पे जापान एयरलाइंस आई, सिंगापुर एयरलाइंस आई, बहुत सारी एयरलाइंस आती है, उनमें तेल भरवाती है। और तेल किससे भरवाती है? इंडियन जो ऑयल सप्लायर है, जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, बीपीसीएल है, भारत पेट्रोलियम है, ये लोग तेल भरते हैं। तो तेल भरा और उन्होंने जो फ्यूल सेल किया वो मान लो एक एयरलाइंस कंपनी को 50 लाख से ज्यादा कर लिया, 50 लाख से ज्यादा का सेल किया और वो इंडियन एयरपोर्ट पे किया है। तो क्वेश्चन ये आता है क्या इस पे भी आगे वाले से टीसीएस कलेक्ट करे? ये एक्सपोर्ट नहीं है, एक्सपोर्ट होता तो ऐसे भी 206C 1H नहीं लगती। ये एक्सपोर्ट नहीं है तो इंडिया में ही भर रहे हैं, इंडियन एयरपोर्ट पे वो भर रहे हैं नली से करके, ठीक है, अंदर फ्लाइट के अंदर। तो क्या इस पे टीसीएस आएगा? यहाँ सीबीडीटी बोलती है नो, यहाँ पे टीसीएस नहीं आएगा। तो देखो क्या लिखा है, It is provided that the provision of section 206C 1H of the Act shall not apply on the sale consideration received for fuel supplied to non-resident airlines at airport in India. Means Indian airport पे अगर मान लो non-resident को अगर fuel supply किया उस पे TCS नहीं आएगा। This is the completion of your topic TDS.